4 दिन की चर्चा में उपलब्धि या कोई शंका, उपलब्धि हो तो उपलब्धि शेयर कीजिए, कोई प्रश्न है तो वो शेयर कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए, बोलो बनर्जी भाई, बनर्जी, मुखर्जी, मुखर्जी ना, बताओ कैसा रहा कल का दिन, माइक दीजिए। कैसा लग रहा है? हेलो। हाँ, लॉजिकली ये पता तो चल रहा है कि चलो पूर्णता की ओर जाना है, सुख, निरंतर सुख चाहिए, पर वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की नहीं है, इसलिए मैं अभी भी समझ नहीं है, इसीलिए अभी भी जानने नहीं, ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी अभी ऐसा लगता है कि क्षणिक सुख में भी मज़ा आ जाएगा, थोड़ा और बैंक बैलेंस बढ़ जाए, थोड़ा आएगा और। ही, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। खाना खाएंगे अच्छा ही लगता है, अपने मन का कपड़ा पहनता है कुछ अच्छा ही अच्छा लगना और अच्छा होना, अच्छा लगना और अच्छा होना। तो अच्छा लगना है, कुछ भी कर डालो उससे 24/7 मेरा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल हो गया और उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये नहीं होगा। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि क्षणिक सुख के नहीं लेना है या क्षणिक सुख के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, और खाते खाते भी बीच में चिंता आ गई तो क्या होगा? बहुत अच्छा खाना सामने है और घर में क्लेश हो गया। क्लेश समझते? नहीं। कन्फ्लिक्ट, झगड़ा हो गया है, घर में कोई किसी बात पे कहना सुनना हो गया है, फिर खाना भी कहाँ अच्छा लगता है। तो यदि क्षणिक सुख की बात भी करें तो वो भी हमारा मेंटल बैलेंस बहुत बढ़िया है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है, तो ही हम फिजिकल चीज़ों को भी एंजॉय कर सकते हैं। कहीं घूमने गए हैं, वहीं झगड़ा हो गया, अब कहाँ कोई चीज़ अच्छी लगती। एक हिंदी में कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अपना मन अच्छा है तो हर जगह अच्छा ही लगता है, नुकसान हो गया तो भी अपने को उतना खराब नहीं लगता है, उसको भी सह सकते हैं। तो एक तो इन्फॉर्मेशन अभी पूरी नहीं आई है ना। तो पहला काम यही है, पहले शिविर की उपलब्धि यही है कि ये हो सकता है। अध्ययन की उपलब्धि ये है कि हो रहा है, और अध्ययन की पूर्णता ये है कि हो गया है। तो अभी शिविर पूरा होने देते हैं, देखते हैं। अपने भीतर से ये भी आ जाता है कि ये अभी तो मानव सुखी हो नहीं सकता है, परिवार में शांति हो नहीं सकती है ना, समाज भय से मुक्त हो नहीं सकता है, ये पुलिस, ये कोर्ट, ये बिजनेस, ये सब ऐसे ही चलेगा। लेकिन धीरे से एक आशा की किरण जग जाए कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है। उसमें 1 शिविर लगे, 2 शिविर लगे, सही मायने में समझने की दृष्टि से दूसरा शिविर पहला शिविर बनता है, क्योंकि अब दूसरे शिविर में कंटेंट नया नहीं है। पहले शिविर में कंटेंट इतना फास्ट आता है कि आप कुछ सोचते रहते हो तब तक चीज़ें आगे बढ़ जाती। दूसरे शिविर में हम साथ साथ चल पाते हैं। बढ़िया। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। थोड़ा सा पहले दिन से लेके अभी तक में कुछ चीज़ें थी, पहले दिन में बहुत सारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आई, और ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसे व्यर्थ में है जा रहा है, मतलब या तो मैं व्यर्थ में जो समझ नहीं पा रहा हूँ, या ये दर्शन ही व्यर्थ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस तरह से भाव आया। आप कहाँ से हो? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा। तो ऐसा विचार आया, फिर वो 1 दिन 2 दिन तक 3 दिन तक रहा। थोड़ा सा फिर जो खुद के प्रश्न है उनका थोड़ा सा जवाब मिलना शुरू हुआ कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो अभी मैं किधर जा रहा हूँ इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि इतने सारे जो मतलब इतना सारा मतलब जो अभी तक का जो जीवन है उसमें ऐसा विचार करने से थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि जहाँ हम रिश्तों के साथ वहाँ क्लियर नहीं है, सामने वालों को लेकर हमने हमारे उसको स्वीकृति नहीं है, इस भाषा में अगर मैं कहूँ तो स्वीकृति नहीं है, तो वो मेरे दुख का एक सबसे जरूर मतलब महत्वपूर्ण कारण है। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अभी किस चीज़ पे काम करना है।
पहले अगर मतलब स्वयं में दर्शन को छोड़ के अगर मैं ये बात समझूं स्वयं को, तो ऐसा मुझे थोड़ा लगा। फिर मेरी कमियां नज़र आ रही है कि यही हाँ, काम की बात ये है। मेरी कमियां भी नज़र आती हैं और उनको पूरा करने का तरीका भी दिखने लगता है। यहाँ से मेरी ज़िंदगी निरपेक्ष एब्सोल्यूटनेस की तरफ जाती है। अभी तक मेरे सुख का कारण भी दूसरा है, मेरे दुख का कारण भी दूसरा है, तो मेरी अभी तक निर्भरता बनी ही हुई है और दूसरे को मैं हैंडल कर सकूं वैसी मेरी कोई योग्यता भी नहीं। तो धीरे धीरे मैं अकेला होते जाता हूं। तो यहाँ से यात्रा शुरू हुई कि पूर्णता की रोशनी में मैं अपना अधूरापन देख पाता हूँ और मेरे अधूरेपन को दूर करने के लिए दूसरा कोई बाधा नहीं है। जी। एक दूसरा ये है कि जैसे कोई भी अच्छी बात कहता है तो स्वभाव ऐसा है कि कोई भी अच्छी बात कहे तो उसको बड़े हैं उम्र में या पहले से सम्मान है, तो जल्दी से मन के नहीं चाहने पर भी मान लेते हैं कि ये कह रहे हैं तो ऐसा मान लेते, फिर सामने वाले का भी एक प्रभाव रहता है। तो उस वजह से अभी थोड़ा लगा कि यार कुछ चीज़ों को मना किया जा सकता है। गुड। जो अपने को लग रहा है कि यार ठीक है ना, सामने वाले को इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं उस तरह से, और हम करके परेशान होंगे, हाँ मिला के परेशान होंगे, तो इसको थोड़ा मना किया जा सकता है। हाँ। ऐसा एक भाव आया है। क्यों जीना है थोड़ा अस्पष्ट है, क्योंकि वो जैसे कि बात जो है समझ में तो आ रही है, कमियां तो नज़र आ रही है, लेकिन अब वो समाधान की तरफ थोड़ा सा अभी वो नहीं है एक तरह से, क्योंकि समझने के बाद भी जैसे कि कल का ही मेरा एक एग्जाम्पल है कि मैं वही चीज़ कर रहा था वापस, तो फिर मुझे ये दिमाग में आया कि यार ये तो अपन 4 दिन देखो, की आज मैंने आते हुए देखा चप्पल लाइन से लगी हुई है, तो किसी ने कहा तो नहीं, लेकिन जैसे हम अपने में व्यवस्थित होते जाएंगे, नेचुरली हमारा कमरा व्यवस्थित होते जाएगा, हमारा बाथरूम व्यवस्थित होते जाएगा, हमारा उठना खाना पीना व्यवस्थित होते जाएगा, है ना। तो ये जो अंदर बहुत सारा आवेश है, हम फिजिकली जो कुछ कर रहे होते हैं मेंटली वहाँ होते ही नहीं है, इसलिए वो अस्त व्यस्त रहेगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं अपने में आराम में आता हूँ, बहुत सारा बैगेज रिलीज होता है, वैसे वैसे मैं व्यवस्थित होते जाऊँगा। जी। एक छोटा सा सवाल है, जो पहले दिन कहा था कि चुगली नहीं करना है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ नहीं करना है या बाहर भी नहीं करना है? देखो, ये तो आपकी चॉइस है, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। आप ये पूछ रहे हैं कि यहीं दुखी नहीं होना है कि बाहर भी दुखी नहीं होना है? वो इसलिए ये बात पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही हम कोई भी बात करने बैठते हैं तो तीसरे का संदर्भ आ जाता है, तुरंत ही आ जाता है। 1 मिनट बात किया और उसके बाद तीसरे का संदर्भ आने के बाद ये सोचना है कि तीसरे का संबंध हम, एक कारण ये हो सकता है कि उसको उसकी कमी से उभार देंगे, उसको उस कमी से मुक्त कर देंगे, इसलिए हम वो चर्चा कर रहे हैं। जी। तो वो कैपेसिटी अपने में है क्या? यदि वो कैपेसिटी अपने में नहीं है तो हम अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, अपने अहंकार के पोषण के लिए, और बात करने की हमारी योग्यता नहीं है, इसलिए किसी तीसरे का संदर्भ बीच में ले आए। हमारे पास सार्थक कुछ है नहीं। जी। जी। तो हम अपनी कब्र खोदना शुरू, चुगली करने का मतलब है कि अपनी कब्र खोद रहे हैं। तो अपनी कब्र यहाँ खोदनी है कि बाहर खोदनी है, वो एक ही बात है, कब्र अपनी ही है। जी सर, धन्यवाद। हाँ जी। भैया, मैं कुछ अभी जो मैं सोच रही हूँ वो मैं पूछना चाह रही हूँ, सही है कि नहीं है। अभी जो आपने पहले बताया कि एग्जिस्टिंग शासन जैसे है वो कैसे चल रहा है, फिर आपने रखा प्रपोज्ड जो है कि दर्शन की रोशनी में ऐसा हो जाएगा। तो पहले तो हमें एग्जिस्टिंग में कोई रुचि नहीं थी, ठीक है, जो है अपने में खा पी के निकलने वाले सीन में। फिर ज्ञान की रोशनी में हम इन ट्रांजिशन वाला हमें समझ आया, हम उसमें आ रहे हैं। तो उसमें ना पहले जब प्रपोज भी आया तो ऐसे लगा ये कब होगा, कैसे होगा,
ठीक है, कितनी जल्दी हो जाएगा, मेरे अंदर भी चेंज कितनी जल्दी आ जाएगा। फिर समझ आया चिंता की ज़रूरत नहीं है, होगा, धीरे धीरे हो ही जाएगा। स्वयं पे काम करना है, परिवार पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर मुझे अभी भी स्वयं पे ही काम करूँगी तो अपने आप ही परिवार और समाज पे हो जाएगा। उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर फटाफट से समाज पे काम नहीं किया तो धरती ख़त्म हो जाएगी तो उसकी भी ज़रूरत नहीं लगी। फिर दूसरा चीज़ जो मुझे समझ आया, आपने बोला चाहिए यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना? जब हम हमारे पास ना रिक्वायरमेंट आती है तो हम पहले कहते हैं हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो हमारे पास क्लियर है इसलिए हमें चाहिए यूज़ नहीं करना। अब हमारे पास ना एक आता है ना बिल्डिंग ब्लॉक आ जाता है, सॉल्यूशन का रास्ता हमारे पास मिल गया है तो हमें पता है ये होगा, तो चाहिए मेरा छूट गया। अब हम हर चीज़ में बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे समझ आया मुझे चाहिए क्यों नहीं बोलना है, हो जाएगा, मेरे पास सॉल्यूशन है तो हो जाएगा। तीसरी चीज़ मुझे जो समझ आई बताना, हम बोलते हैं शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार हो, भय मुक्त नहीं बोलते। लेकिन अगर कहीं पे भय मुक्त मतलब घर में भी भय से ही नियंत्रण होता है। अगर घर में बहुत ज़्यादा भय है और आप कह सकते हैं ना कि अगर एक लड़की है उसको घर में भी अब्यूज़ वाला सीन ज़्यादा लगता है तो वहाँ पे भी हमें भय मुक्त परिवार चाहिए। फिर हम बोलते हैं हमें भय मुक्त समाज चाहिए, तो उसके साथ अगर शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार है तो वो इंक्लूड होके तो हम एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, सुरक्षा का समाज में एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। अभी इसके बाद अब जो मेरी अचीवमेंट थी वो मैं बताती हूँ। मुझे सबसे पहले तो यही लगता था कि मैंने कुछ रिश्ता नहीं कमाया, अपने से भी रिश्ता नहीं समझ आया, अभी अपने से रिश्ता समझ आया। और जैसे सबसे बड़ा खालीपन मुझे ये लगता था कि ठीक है सब छोड़ के अभी हस्बैंड ही है, तो अभी सबसे पहले वो दोस्त था, फिर जाके हस्बैंड हुआ, वापस मुझे मेरा दोस्त मिला जो मुझे समझ आया। फिर अब हस्बैंड वाइफ के सक्सेस का बड़ा आधार यही है कि जब तक हमारे पास कोई गहरी समझ नहीं है तब तक हम एक दूसरे के दोस्त हो जाएं, क्योंकि दोस्ती शब्द का हमारे पास मीनिंग फिर भी है, पति पत्नी का मीनिंग हमारे पास है ही नहीं। तो भैया मेरा भी यही था कि कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता तो ऐसे लगता है दोस्त से ही शादी हो जाए तो बढ़िया है बाकी और किसी का अननोन को। फिर वापस लगा शादी के बाद तो दोस्त भी छूट गया, तो उसमें भी प्रॉब्लम लगी। अब वापस कल से लगा दोस्त मिल गया, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके दोस्त मिलता जा रहा है मुझे वापस। उसके बाद अब मम्मी पापा माता पिता वापस मिलते जा रहे हैं, तो रिश्ते कमाने की जर्नी स्टार्ट हो गई मेरी। ये मेरी अचीवमेंट लगी भैया मुझे, बहुत बढ़िया। इसके अलावा सर भैया मैं गोष्ठी में यहाँ पे आती थी, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं उनके मुझे आंसर नहीं मिलते थे। अब मुझे कल मैं गोष्ठी में आई नहीं क्योंकि अब मुझे लगा मेरे पास ना मतलब अपने आप ही थोड़ा सिर भारी सा था कल इतना सब डिस्कशन के बाद। तो वो मुझे लगा मेरे पास जैसे मैथ्स के फॉर्मूला आ जाते हैं, अब क्वेश्चन पेपर मेरा है तो मैं खुद से ही वो सोचना स्टार्ट कर दिया। तो अभी फॉर्मूला है तो समझना मुझे खुद को है, अपने आप आंसर ढूंढने निकलूँगी। अब मैं उन सब पे अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर अभी नहीं समझ आता तो फिर मैं वापस फॉर्मूला अपडेट करने पे निकलूँगी, क्योंकि अपना क्वेश्चन पेपर तो मुझे खुद सॉल्व करना है। किसी से पूछूंगी तो वो अपने जीवन के उन्होंने कैसे हैंडल किया वो बता सकते हैं, पर मेरी परिस्थितियाँ अलग हैं, उनकी अलग है। तो क्वेश्चन पेपर तो मुझे खुद ही सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला को अपडेट करने की ज़रूरत है बस। शानदार, शुभकामनाएं। हाँ जी नमस्ते, मैं आनंद निकेतन श्रीलज अहमदाबाद से अफजल हुसैन अंसारी। मेरी कुछ उपलब्धियां हैं सर, जो अब तक मैंने सीखा है कि मुझे स्वयं को बदलना है, किसी और को नहीं। बहुत बढ़िया। और दूसरा, मैं स्वयं खुश रहूँगा तो ही परिवार समाज को खुश रख पाऊँगा। और मैं परिवार में अपने को सभी से ऊपर न मानकर सभी के लिए उपयोगी बन जाऊँ। बहुत बस ये बढ़िया। सोचेंगे। और क्या, न किसी के आगे जाना है न किसी के पीछे जाना है, पूर्णता के लिए सहयोग करना है, लेना है और देना, और लेना है और देना है, सहयोग करना है। और एक दो चीज़ें मुझे जो आपने दूसरे दिन कहा था सर कि शिक्षा की पहली सफलता है कि एक मानव को परिवार के साथ जीना आ जाए, और उसकी शिक्षा की अंतिम सफलता है कि युद्ध मुक्त ये धरती हो जाए। ये संभव है
कल के उस जो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र और ये नियम जो आपने बताया उससे लग रहा है कि ये संभव है। और इसी से संबंधित एक कविता की कुछ लाइन थी कि युद्ध से संबंधित कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग मसाइलों का हल क्या देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। तो शायद अगर ये युद्ध समाप्त हो, यानी किसी भी तरह का कलह इस धरती से समाप्त हो, देखो परिवार संभव में समाप्त हो गया तो ये भरोसा हो जाएगा कि संसार में हो जाएगा, समाप्त हो सकता है, क्योंकि सारा संसार परिवार ही है। बिल्कुल। भाई बहुत सारे धन्यवाद। परिवार मिलके ही संसार है, जी जी, धन्यवाद तो सर। परिवार में ही हमको भरोसा आएगा। जब परिवार कह रहे हैं तो मित्रों सहित परिवार कह रहे हैं, जिनके साथ हम रोजमर्रा में उठते बैठते। हाँ जी, सर मैं फाल्गुनी आनंद निकेतन शीलत से। यहाँ आने से पहले जिंदा रहना और जीना ऐसे शब्द भी होते हैं ये पता ही नहीं था। कोई पूछता तो ये बोलते हैं हाँ जी रहे हैं, जी रहे, और ऐसा लगा था बहुत सुखी हैं। जी नहीं रहे हैं, जीना तो हमसे सीखो। अरे सॉरी, ये जिंदा है। नहीं, जीना तो हमसे सीखो, या सर ऐसा बोलते। सेकेंडली ऐसा था कि नहीं बहुत सुखी हैं, क्या है सब चीज़ें हैं जो चाहिए वो ज़िंदगी जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। पर फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और कल जो 3 शब्दों का अर्थ समझा, समाधान, व्यवहार और सम्मान, बहुत बढ़िया। उसका मीनिंग तो हम बिल्कुल ही उल्टा समझ रहे थे, यानी मैं समझ रही थी। सम्मान मेरे लिए भौतिक सम्मान या रूप धन पद का सम्मान था, व्यवहार मेरे लिए सोशलाइजेशन था कि उसको मैं व्यवहार समझती थी, और समाधान ये था कि चलो एमिकेबल सॉल्यूशन निकाल लिया किसी चीज़ का। पर कल समझ में आया कि नहीं ये तो कुछ और ही है और इसे जीवन में लाना ही है किसी भी तरह। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर। हम में से हर आदमी ने जितने लोगों को भ्रमित किया है अभी तक, उनकी संख्या कितनी होगी? हम में से हर व्यक्ति ने जितने लोगों को भ्रमित किया है उनकी संख्या कितनी होगी? हेलो। तो उससे 10 गुना को सही दिशा दिए बिना जीवन में तृप्ति नहीं है। नहीं तो ऋणी होके मरोगे। तो इस शरीर यात्रा के पहले अपना कल्याण कर लें, ये हमारी ज़रूरत है। और अगली बार के लिए किसी ऐसे परिवार में जन्म लें जहां थोड़ी समझदार माँ बाप उपलब्ध हों, नहीं तो फिर यही रंग दोबारा चढ़ेगा। हाँ जी जी सर, नमस्ते। जैसा मैम ने बोला वैसा ही है ऑलमोस्ट कि पहले आप बोल दीजिए, पहले आपको बोले। हाँ जी साहब जी, ये सुखी होने की परिभाषा में आपने बताया स्वयं के लिए उपयोगी होना। हाँ, तो इसमें स्वयं के लिए उपयोगी होने में क्या मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं, हाँ, मन को स्वस्थ रख सकूं? बस बहुत बढ़िया। तो शरीर जो जिन चीज़ों से बना हुआ है वो तो अभौतिक हैं, नष्ट होने वाली है, और जो दूसरी चीज़ है उसके बारे में अभी पता नहीं है। करेंगे, आज बात करेंगे, आज बात। हाँ जी, हाँ जी। शरीर को स्वस्थ रखना है, पर शरीर को क्यों स्वस्थ रखना है ये भी पता हो। तो तो उपयोगी, शरीर, हाँ, तो अपने आप को उपयोगी रखना में बस यही 2 ही पॉइंट है, या और भी आ सकते हैं? नहीं, अपने लिए इतना ही है, शरीर को स्वस्थ रखना। और शरीर को क्यों स्वस्थ रखना है? क्योंकि ये मेरी जागृति का साधन है, ये मेरे इवॉल्व होने के लिए साधन है, इसलिए साधन को ठीक रखना। और जो अभौतिक चीज है हाँ, वो भी इसमें शामिल है। अभौतिक उसके लिए वही आप है बताइए। जिसको सुख की तलाश है, वही अभौतिक है, वही अभौतिक। उसकी चर्चा आज करेंगे। हाँ बेटा। जी सर, जैसे मैम ने बोला कि वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जिनका रियल मतलब अब समझ में आया, तो पहले जो मतलब था उससे कहीं ना कहीं इन वर्ड्स से चिढ़ हो गई थी। जैसे व्यवस्था, जैसे कमरे में कुछ बिखरा हुआ है तो पेरेंट्स आकर के व्यवस्थित नहीं रखते हो, तो मुझे लगता था मुझे रखना ही नहीं है व्यवस्थित। और मतलब पेरेंट्स को शुरू से बोलते हुए भी यही सुना था कि कैसे भी, मतलब व्यवस्था का जो मतलब था, कैसे भी परिस्थिति रही व्यवस्था ऐसी रखी कि अच्छा खाया अच्छा पिया, तो मतलब जिंदा रहने के लेवल पे ही व्यवस्था का मतलब समझते थे। सम्मान मतलब कि अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, अच्छे से बात करोगे तो सम्मान मिलेगा, तो नहीं हो पाता था कहीं ना कहीं वो कुछ, तो ऐसा लगता था नहीं चाहिए सम्मान, नहीं रखनी व्यवस्था, या नहीं करना व्यवहार, मतलब कि व्यवहार बना करके नहीं रखते हो, ऐसा करके कुछ बोलते थे, तो चिड़चिड़ापना हो जाता था कि ठीक है अब नहीं चाहिए ऐसा कुछ है। तो कल जब मतलब इसका रियल में समझ में आया तो लगा कि अगर असली मतलब समझ में आ जाए इसका, तो
सारी वर्ड्स अच्छे ही लगते हैं, मतलब अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ सारी चीज़ें पॉसिबल है, सब कुछ किया जा सकता है। व्यवहार मतलब मानव का मानव से, मतलब उनके सुख पाने के लिए करना, व्यवहार मानव का मानव से सुख पाने के लिए व्यवहार करना होता है। तो ये समझ में आया, सम्मान भी तब मिलेगा जब किसी की उपयोगिता में शामिल होंगे और खुद को उपयोगी बनाना होगा उसके लिए पहले। तो ये वर्ड्स का जो मीनिंग समझ में आया वो अच्छा था बहुत। और सेकंड चीज़ ये समझ में आई कि हमेशा जब भी जैसे भौतिकवाद में जाते थे तो भी कंफ्यूज रहते थे, कहीं मैं ज़्यादा मटेरियलिस्टिक तो नहीं हो रही, या कुछ नहीं करती थी तो कहीं मैं सबसे अलग तो नहीं हो रही। तो अभी ये समझ में आया कल कि जैसा आपने बताया कि सुविधा से सुख नहीं, सुख से सुविधा नहीं, दोनों चीज़ें में बैलेंस पाना एक तरीके से लाइफ है। तो अभी कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हाँ दोनों चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा क्या ज़रूरी है मैं तय करूँगी। अभी दूसरों को देख करके तय हो रहा था, अभी मेरे को खुद को तय करना है। और नेक्स्ट चीज़ जो थी ये कि उपयोगिता को पहचानना खुद के लिए, सबसे पहले खुद के लिए फिर परिवार के लिए। तो उसमें जैसा आपने पहले बताया था कि जब तक कोई चीज़ जिस लक्ष्य के लिए बनी है उसमें काम नहीं करती तो फिर उसके निचले स्तर पे ही काम करती रहती है। तो ये मतलब मेरे अंदर मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि कभी एंटरटेनमेंट से सुख पाने की कोशिश जो अभी तक मैं कर रही थी वो इसलिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरा लक्ष्य क्या है। तो मैं अगर लक्ष्य के लिए काम नहीं कर रही हूँ तो उसके निचले स्तर पर ही काम करती रहूँगी अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। तो ये एक उपलब्धि थी, बस सही। थैंक यू। बढ़िया। तो अभी एंटरटेनमेंट बंद कर देंगे ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पर एंटरटेनमेंट जब भी कर रहे हैं तो इसका इतना ही मतलब है कि लक्ष्य को लेके बेरोजगारी अभी बची है। हाँ जी सर। बोलिए। तो क्या बोलूँ अब आपको, आपने मेरे को बोलना बंद कर दिया है। बोल दीजिए सर, आपको सुनील जी हैं क्या? हाँ बोलिए मोदी जी। जी सर। हाँ सर। सर मुझे सब मोदी जी बोलने लगे बाहर भी। ठीक है सर। तो मेरे को एक बड़ी जो चीज़ मिली वो एक चीज़ ये मिली कि आपने कल एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी जिसके ऊपर सुनील जी ने भी रोशनी डाली थी कि जब मैं कम लेता हूँ ज़्यादा देता हूँ और जो शेष बचता है वो सम्मान होता है। पर इतने सालों से शायद ये डेफिनेशन रही कि मैं जब ज़्यादा लेता हूँ कम देता हूँ और जो सामने वाले को द्वेष होता है वही मेरा सम्मान है। तो ये जो शेष और द्वेष वाली चीज़ अंदर से बैठी, वो लगा कि मैं जिंदगी भर कोई नीचा देख ले ये मेरा सम्मान कैसे हो सकता है। वो चीज़ एक बहुत अंदर से लगा कि मैं ज़्यादा पैसे वाला क्यों होना चाहता हूँ, ताकि किसी को लगे कि ये पैसे वाला है, मतलब वो क्या फील कर रहा है, नीचे फील कर रहा है। तो मतलब किसी को नीचा दिखाना अगर मेरी जिंदगी का उद्देश्य है तो मेरी जिंदगी का स्तर कितना नीचा था इतने सालों से। इसका नाम ही है एनिमल कॉन्शियसनेस। जी मेरे अकॉर्डिंग पर सर एनिमल भी इतना नीचे तो नहीं सोचते होंगे। मतलब एक थोड़ी क्रूड बात है, मतलब बुरी बात है मुझे लगता है कि, बट ऐसे ही मैं क्लास में कभी कभी कहता हूँ कि हम इतने निचले स्तर पर आ गए कि अगर एक लड़की के पीछे 4 कुत्ते हों तो उसको कम डर लगेगा, 4 लड़के हों तो ज़्यादा डर लगेगा। तो मेरे अनुसार फिर एनिमल भी इतने तो खराब नहीं। इसके लिए मुझे लगता है कोई नया शब्द निकाला जाना चाहिए। इसमें सेंस एक्चुअली अलग है जी। पशुओं के लिए आहार, निद्रा, भय और प्रजनन जी एक नेचुरल चीज है जी। उसकी जिंदगी इतनी ही है, जी। जिंदा रहना ही उसका पर्पस है। जी। लेकिन जब मानव के लिए बात करते हैं, जब मानव भी आहार, निद्रा, भय और प्रजनन को ही जिंदगी मान के जीता है जी, तो इसको एनिमल कॉन्शियसनेस कहा है। अभी हम पशु बोलने से ऐसा हमको लगता है कि कोई खराब चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जी। मतलब क्लियरली ये कह रहे हैं कि वैसे कल भी कहा कि पशुओं के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है। जी। मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। जी। तो इसलिए उसको कहा कि उसको एनिमल कॉन्शियसनेस। थैंक यू सो मच भैया। बहुत बढ़िया। हाँ जी। कल की शेयरिंग के बाद एक दुविधा, अब ठीक है, ऐसे पकड़ते हैं आइसक्रीम टाइप। हाँ आइसक्रीम की तरह। ओके। सो कल की जो शेयरिंग शाम को हुई थी उसके बाद थोड़ी सी दुविधा, हाँ ठीक है, हाँ दुविधा है दिमाग में, तो आप उसका आपसे समाधान चाहिए। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर समाज में कोई अव्यवस्था है और उसके लिए मेरी या हमारी अस्वीकृति है तो उससे दुख होना चाहिए। अस्वीकृति है तो दुख होना चाहिए, लेकिन समाज में और स्वीकृति अगर कर देते हैं तो हमें सुख होता है, स्वीकृति बराबर सुख। अब समाज में कोई अस्वीकृति, हमने ट्रैफिक का एग्जांपल लिया, या कोई हम करप्शन, किसी सरकारी ऑफिस में बैठे हैं वहाँ करप्शन देख रहे हैं और उसमें अस्वीकृति होना बड़ा स्वाभाविक है, और अस्वीकृति होगी तो दुख होगा।
अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला कि मानव जो भी कर रहा है, ये मान लें जो ये कर रहा है, करप्शन कर रहा है या और कोई भी चीज़ अव्यवस्था का पार्ट है, तो वो अपने सुख के लिए कर रहा है और उसकी स्वीकृति दे दें तो हम भी सुखी होंगे, ये दे समझ नहीं लें। सकते ना। स्वीकृति किसके लिए? व्यवस्था के लिए कि अव्यवस्था के लिए? अब मेरा एकदम ठीक है, स्वीकृति अव्यवस्था के लिए नहीं हो सकती। अब हम स्वीकृति नहीं देते हैं, यानी कि अस्वीकृति देते हैं, तो दुखी होंगे। दुखी होंगे। अब उस अव्यवस्था में हम कुछ ज़्यादा पार्ट, मैं समाज की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, परिवार की नहीं, और समाज की बहुत फैली हुई अव्यवस्था जिसपे शायद हम उतना कंट्रीब्यूट उस वक्त नहीं कर पाए। हाँ, तो उस वक्त हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? आपका दुखी रहना ही अच्छी बात है। तो वो मतलब वो हम दुख ही पीड़ा, वो दुख जो है यही आपको, जो पीड़ा है यही पात्रता बनता है, यही आपको आगे लेके जाएगा। कुछ सालों से चली आ रही है पीड़ा ही अब सालों से चली इसलिए आ रही है कि हमारे पास उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं था। जी। अभी समझ में आ गया कि चाहे ये सरकारी ऑफिस में बैठा है कि ये कहीं भी बैठा है, किसी परिवार का ही व्यक्ति है, किसी माँ से ही पैदा हुआ है जी। निरंतर सुख की चाहत के साथ ही है, जी। समाधान से ही सुखी होता है। मैं मानव हुआ हूँ, दूसरे को मानव बनने के लिए सहयोग नहीं दिया है, इसका नाम नासमझी टैक्स है। जी। ये टैक्स लगता ही रहेगा। जी। टैक्स नहीं लगे उसके लिए क्या करें? तो हमको समझदार होना होगा और समझदारी के, जैसे मैंने अभी पूछा कि अभी तक हमने कितने लोगों को भ्रमित किया होगा, उससे 10 गुना लोगों को कम से कम हम सही राह नहीं दिखाएंगे तो हमको तृप्ति नहीं मिलेगी। कि मानव का मतलब ही है, इस एग्जिस्टेंस में हर इकाई का मतलब ही है कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। मानव अपने आप को ज्ञान रूप में मल्टीप्लाई करेगा, आचरण के रूप में मल्टीप्लाई करेगा, तो वो भी कहीं आ ही जाएगा। तो जब हम समझदारी के पेड़ पे आ जाते हैं और अपने परिवार में और समाज में समझदारी के साथ में कोई ना कोई भूमिका को ले लेते हैं, तो उससे हमारे भीतर वो हल्कापन, एक तो ये समझ में आ जाता है कि वो जो कुछ कर रहा है सुख की तलाश में कर रहा है। जी। देखो, मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, ये समझ में आने से जो उसके प्रति प्रतिक्रिया है वो नहीं होती, सॉफ्ट हो जाती थोड़ी। फिर उसको हम रिएक्ट करेंगे कि रिस्पॉन्ड करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड करेंगे तो चीज़ों के लिए सॉल्यूशन की तरफ जा पाएंगे। जी। जी। तो ये जो सुख मतलब की जर्नी बहुत लंबी जर्नी है ना, इस 3 दिन में हो जाएगा। इस केंद्र में जीवन विद्या को यही 10 साल देखो जिस तरह के रिजल्ट आप आचरण के रूप में पाना चाहते हो, तो 10 साल अपने आप को दे दो, हड़बड़ी मत करो। ये हजारों साल की यात्रा है, ये कोई एक वीक में पूरी हो जाएगी, 1 साल में पूरी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। जिस तरह के समाज के लेवल के रिजल्ट हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी योग्यता कैसे विकसित हो, मेरी योग्यता है ना, तो उसके लिए अपने आप को 10 साल का समय दें, ताकि इस 10 साल में मैं अपने आप में उस दर्शन को अपने में, उस समझ को अपने में ला सकूं, अपने परिवार में परकुलेट कर सकूं। एक परिवार तक किसी चीज़ को पहुंचने में 10 साल लग जाता है। जी। अभी आपके पत्नी का, पति का, भाई का, किसी का मन नहीं है शिविर करने का, तो आप क्या करोगे? जी। कुछ नहीं कर सकते, इंतजार ही कर सकते हो, कन्विंस ही कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि ये यात्रा अभी की जैसी यात्रा है। ये यात्रा बहुत फास्ट कब हो जाएगी? जब पूरा एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो हर बच्चा पैदा होते ही किसी विद्यालय में जाएगा, हर माँ बाप के घर के वातावरण बदल जाएगा, पैदा होते ही बच्चे को, जन्म से ही, गर्भ से ही बच्चे को एक बेहतर संस्कार मिलेगा। तो जितना गुड़ उतना मीठा। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड मुझे अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि ये ठीक है कि हमें रिस्पॉन्ड करना है, ये अव्यवस्था है, बट बैक ऑफ माइंड उसकी मतलब छुपी हुई स्वीकृति भी देनी पड़ेगी, ताकि मुझे उस वक्त का दुख कम हो। यस, वो जर्नी छुपी है, हुई क्या है? तो रखनी खुल्लम चाहिए। खुल्ला स्वीकृति है कि मानव जो कुछ करता है सुख की तलाश में करता है। जी। आपने कल एक चीज़ और बोली थी कि हम अव्यवस्थित हैं, इसलिए हमें बाहर की अव्यवस्था से परेशानी हो रही है। हाँ, ये कैसे? जिस दिन हम देखिए, मेरा तो सब कुछ मेरे साथ गुजरा हुआ बोलता हूँ। जी। एक एक शब्द यदि मैं कुछ भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी से गुजरा हुआ है। जी, इसीलिए है ना, इसलिए मैं उसको इतना खोल भी पाता हूँ, इसलिए उतना विस्तार से बात भी कर पाते हैं। जब मेरे को लगता है कि समाज में कोई दुर्घटना घट रही है और मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, तो मैं अपने आप में पीड़ित होता हूँ। क्योंकि अन्याय को देखकर एक संवेदनशील मानव पीड़ित नहीं होगा तो क्या होगा? यदि समाज में अन्याय को देखकर आप पीड़ित भी नहीं होते हो तो आप संवेदनहीन हो। संज्ञानशील मानव भी पीड़ित होगा? संज्ञानशील मानव पीड़ित नहीं होगा, उसके पास समाधान होगा और उसको पता है कि आज नहीं कल चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाएंगी, ये ठीक हो जाएगा। और ये फिर प्रोसेस है। तो उसको वो जैसे एक बच्चा अपने बचपन में सूसू पोटी करता है, ये समाज सूसू पोटी कर रहा है।
बड़ा हो जाएगा, नहीं करेगा। बड़ा कैसे होगा? हम माँ बाप बनेंगे तो वो बड़ा होगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी साहब, एक प्रश्न और मेरे आ गया है, जो दिमाग में पूछ लूँ। हाँ हाँ, बोले बोले। ये नासमझी टैक्स जो है, कभी कभी जो नासमझी करता है उसको तो भुगतना ही पड़ता है, उसकी चपेट में बहुत सारे नासमझी नहीं करने वाले भी आ जाते हैं। आएंगे ही। उसका क्या? भाई समाज में जो सारा अच्छा है वो आपको उपलब्ध हो जाए, और जो अच्छा नहीं है वो मंगल ग्रह के लोगों को मिले। हम बेईमान आदमी है ना, ये बेईमानी हुई कि नहीं हुई? भाई समाज में सड़कें अच्छी हों और समाज में सब कुछ बहुत बढ़िया हो, सरकार बहुत बढ़िया हो, है ना, और मेरे खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया हो, और सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाए मेरे लिए, स्कूल कॉलेज सब कुछ बढ़िया हो जाए। जो बढ़िया है वो सारा मुझको मिल जाए। उसमें से आपने क्या किया है? सब लोगों की मेहनत है। आज जो कुछ भी हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हमने मोबाइल में हमने क्या बनाया? इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें से हमने क्या बनाया? कार और तमाम सुविधाएं यूज़ कर रहे हैं, उसमें से हमने क्या बनाया? तो समाज में जो कुछ यदि अच्छा है वो मेरे लिए उपलब्ध हो जाता है, तो जो नेगेटिव है वो किसको उपलब्ध होगा? समाज को ही होगा। फिर सोचने की मशीन ठप है। ठीक है सर। नमस्कार सर। हाँ जी सर बहुत तो मैं मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये मेरे कष्ट का कारण है। इससे आगे हमारी कोई सोच जाती नहीं। हम माँ बाप लोग बाजार का हिस्सा हैं कि समाज का हिस्सा हैं? जोर से बोलो। हम बाजार का हिस्सा हैं, हम समाज का हिस्सा है नहीं। हम माँ बाप है नहीं, हम बाजार का हिस्सा हैं। बस पैसा कहीं से आ जाए और सुविधा बढ़ जाए, इतना ही सोचा है। नमस्कार, मैं पटेल जिमी गुजरात से। मैं भौतिक वस्तुओं का उपयोग करके व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हूँ, लेकिन सुविधा में सुख है, मुझे यहाँ आके पता चला। सुविधा में सुख नहीं है। नहीं है। हाँ। हाँ। हर मानव निरंतर सुखपूर्वक जी सकता है। समाधान में ही सुख है। मेरी मूल चाहत पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। दूसरों की जिंदगी में सम्मान करवाना ही मेरे लिए सम्मान है। हाँ। क्या लग रहा है सभा को? क्या लग रहा है आज 5वें दिन की सुबह? ये विचार की धारा अनवरत धारा है। आप देखो, आपकी गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे पे चल रही है, आप 300 किलोमीटर भी चले जाओ आपको कोई थकान नहीं होती है। और बाजार में गाड़ी चलाओ तो 5 किलोमीटर चला के हम थक जाते हैं। तो इसका इतना ही मतलब है कि इस वैचारिक गाड़ी, ये विचार की गाड़ी जब भी कहीं अटकती है, कॉन्फ्लिक्ट है, भूतकाल की पीड़ा है, वर्तमान से विरोध है, भविष्य की चिंता है, अपनी अक्षमता का दर्शन होता है ना, चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, घर में कुछ हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ भी मेरा विचार और भाव अटकता है, नेगेटिविटी में जाता है, इसी का नाम थकान है। तो थकान, शारीरिक थकान भी मानसिक थकान का एक्सप्रेशन है। यदि हमारा मन खुश है, हम जिंदगी में किसी बड़े लक्ष्य के लिए जीते हैं, हमारा तन मन धन किसी बड़े लक्ष्य के लिए लगता है, मानव लक्ष्य के लिए लगता है, अपने भीतर उसकी खुशी और जो नेगेटिविटी है, जो शेष बची है, उससे जूझने की एनर्जी हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। तो एनर्जी हमारे पास अनलिमिटेड है। देखो, ये सोचने लायक बात है ना कि मानव सुख की निरंतरता चाहता है। मानव सुख की निरंतरता चाहता है का मतलब है कि हर क्षण वो खुश रहेगा। हर क्षण वो खुश रहेगा, उसका जुगाड़ पहले से उपलब्ध है। अनलिमिटेड सोचने समझने की क्षमता है। ये अनलिमिटेड क्षमता का निर्बाध गति से जो एक्सप्रेशन है, निर्विरोध विधि से जो एक्सप्रेशन है, उसी का नाम सुख की निरंतरता है। तो ऐसा है ही, डिजाइन ही ऐसा है कि मानव हर क्षण खुश रहे। हाँ, उसको पाने के लिए, उसके लिए हमको समझना है। समझ लेते हैं तो नेचर में कौन सी चीज़ अभी तक ऐसी निकली जिसको आप मना कर पाए। लगातार ये कहा जा रहा है कि आप असहमत होने का प्रयास बनाए रखें। आप तो कोई चीज़ से असहमत नहीं हो पा रहे हो।
प्रकृति का वो नियम पहचान लेते हैं, उसकी खुशी अपने भीतर बनी रहती है। जितना ये अपने भीतर स्थिर हो जाएगा कि हाँ मानव सुख की निरंतरता चाहता है, 2 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, सभी की पूरी हो सकती हैं, कितना आराम का काम है। कल जो चर्चा किया, आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है। अब कैसा लगता है? कैसा लगता है? ठीक। आवश्यकताएं निश्चित हैं, साधन पर्याप्त हैं। अब कैसा लगता है? वो भी ठीक है। आराम का काम हो गया। तो जब आदमी अपने आप में सुरक्षित महसूस करता है तो ही वो किसी ऊंचाइयों के सपने देख पाता है। असुरक्षित आदमी 2 रोटी का ही सोचेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है। दिल्ली की सारी जिंदगी कितनी है? 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट, और तीसरे में फ्लैट नहीं हुआ तो चौथे में फ्लैट। 99% लोगों से पूछ के देख लो, कुल मिला के 60 साल के बाद भाई क्या कमाया? 1 फ्लैट है, 2 फ्लैट है, 3 फ्लैट है, और एक पे किसी ने कब्जा कर लिया है, उसके लिए केस लड़ रहा हूं। अरे फ्लैट कमाना था कि आदमी कमाना था? फ्लैट साथ में जाएगा कि आदमी साथ में जाएगा? आदमी साथ में जाएगा। संबंध शाश्वत होता है, वो साथ जाता है। तो वो कमाई कमाएं जो साथ में जाएगी कि वो वाली कमाई कमाएं जो इधर ही रहेगी? कहाँ गए सुनील भाई के पिताजी? आज नहीं दिख रहे। सुनील भाई भी नहीं दिख रहे। ये सब शिविर आयोजन करके मेरे को छोड़ गए हैं। इस गैंग में आने का रास्ता है, वापसी का नहीं है। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, जिंदगी में जो लोग खुश हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। वो इसलिए खुश हैं कि जिंदगी के जो सारी चीज़ें उनका दृष्टिकोण उनके प्रति ठीक है। जैसे हाँ। ट्रैफिक जाम में बहुत बढ़िया। ट्रैफिक जाम में आप फंस गए हैं, या ट्रैफिक जाम समस्या नहीं है, या बीबी चिल्ला रही है, या पति आपका चिल्लाता है, हाँ। या पिताजी चिल्लाते हैं, आपको वो परिस्थिति को हैंडल करने के अक्षम हो, आप सक्षम नहीं हो, बस तो वो आपको समस्या मतलब देती है। और उसके एक स्टोरी है सुंदर पिचाई मैं लास्ट में यही डर रहा था, मैं लास्ट में कहानी सुनाओगे। कहानी नहीं सुनेंगे सर। ये कहानी अच्छी नहीं। जो आपने पहली बात बोली वो सही बात बोली। बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए आपको कहानी सुनाने के लिए पृष्ठभूमि बनाते हो। तो जो इन्होंने बात कही है वो बहुत मार्के की है कि जो व्यक्ति सुखी है उसके लिए सारी परिस्थितियां बदल गई हैं, ऐसा नहीं है। ट्रैफिक जैसा है वैसा रहेगा ही, घर के लोग जैसे हैं रातों रात बदल नहीं जाएंगे, है ना। और परिवेश, ये बाजार, ये राजनीति जैसी है ये वैसी बदल नहीं जाएगी। बदला है तो क्या बदला है? हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। वो कहते हैं ना कि नज़रें बदलती हैं तो नज़ारे बदल गए। तो नज़रें बदली हैं इसलिए आपके लिए नज़ारे बदल गए। हमको उसमें सॉल्यूशन दिखाई देता है। नहीं, बात बहुत मार्के की बोली, काम की बात है ये। हाँ जी, और बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, माइक। कुछ लाइन्स हैं, मैंने नहीं लिखी हैं, कहीं सुना तो अच्छा लगा, शेयर करना चाहता हूँ। सुनो भाई सुनो अंदर की आवाज़, सुनो भाई सुनो अंदर की आवाज़, कहती है कुछ खास, कहती है कुछ खास, करना आप इस पर अमल, जीवन हो जाएगा आपका सफल। तो वो लाइन्स आप ही दे रहे हैं हम लोग को। थैंक यू। चलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे कि कल एक फ्रायड का सिद्धांत आपने समझाया था कि सारी मानविक अवस्था का एक काम, एक लक्ष्य होता है, केंद्र बिंदु वो होता है उनका। तो सर एक ह्यूमन लाइफ में कभी कोई ऐसी स्टेट ऑफ माइंड या ऐसी कोई कंडीशन होती है जब ये शून्य पे हो, वो काम पे ना हो। हाँ, मतलब हम इससे समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं
हित या सुख इच्छा वही एक है, भले वो पॉजिटिव वे में हो नेगेटिव में। तो हम ऐसी कोई अवस्था ढूंढ सकते हैं जहाँ पर ये जीरो पे हो, जहाँ ये परमानेंटली जीरो हो जाता है, हमेशा के लिए जीरो हो जाता है। तो वो सर कैसे कब आ जाएगा, अभी 2-3 दिन बचे। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, हो गया। सर एक चीज़ जो समझ में आई है, पहले ऐसा लगता था कि उनको काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, मेरे को नहीं है। लाइक अगर किसी को गुस्सा भी आ रहा है तो मुझे लगता था कि ये उनकी प्रॉब्लम है, उनको आ रहा है गुस्सा मेरे ऊपर, पर मैं उससे इफ़ेक्ट हो जाती हूँ, बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाती हूँ। लाइक अगर किसी को भी गुस्सा आता है तो उसके गुस्से को देख के मुझे गुस्सा आ जाता है कि ये गुस्सा क्यों कर रहा है मेरे ऊपर, या फिर किसी के भी ऊपर, और इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा क्यों है। लाइक कोई भी चीज़ें तो आराम से भी तो बोली जा सकती है ना, मतलब टोंट में ही क्यों बोलना वो होता है। आराम में नहीं है तो आराम से कैसे बोलेगा? जो आराम में हो जाता है वो आराम से बोलता है। हाँ पर मतलब जो परेशान रहता है वो परेशानी से बोलता है। और वो परेशानी भी समझने की कोशिश की है, पर वो अभी कोशिश समझ में सफल नहीं है। नहीं, पहले की थी। पहले भी सफल नहीं थी। अभी जब अपने ही नहीं समझे हैं तो अपन, मैं शांत हूँ, मैं अभी गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं शांत हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा है। और मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे को लगी, मतलब मैंने जो लाइक मेरी जो उपलब्धियाँ है वो हाँ। तो ये चीज़ थी पहले, और एक ये था, ये है कि पहले लगता था कि मैंने उसके लिए ये किया है और मतलब उसके लिए अच्छा किया है, बट अब ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने उसके लिए नहीं किया है, जो भी किया था मैंने खुद के लिए किया है, और कहीं ना कहीं अपने सुख के लिए किया है, और कहीं ना कहीं मैं इसको त्याग को भी मैं अपनी खुशी से रिलेट कर पा रही हूँ कि त्याग जैसा कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली। और मैंने अगर किसी के लिए भी कुछ छोड़ा है या अपनी भी किसी चीज़ के लिए किसी एक चीज़ को छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ही खुशी है, मेरी ही खुशी के लिए छोड़ा है। उसका ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि मैंने उसके लिए कोई ज़्यादा मतलब त्याग या ऐसा कुछ भावना नहीं होती है। बढ़िया। और एक ये धरती माँ को माँ बोलते हैं, ये आस्था से पहले बोला करते थे, और अब एक्चुअली लॉजिक मिल गया है उसको माँ बोलने का। कहीं ना कहीं जो कृतज्ञता होती है वो कल फील हुई कि नहीं यार, मतलब मैं जो ले रही हूँ वो मैं कभी भी धरती माँ को वापस नहीं लौटा सकती। तो बस यही है कि वो मुझे दे रही है और मुझे मैं बस एक ग्रेटिट्यूड रख सकती हूँ उसके लिए। बहुत बढ़िया। और जो समाधानी सुख है उसके लिए एक चीज़ कल डिस्कस करने के बाद थोड़ी समझ में आई थी कि जो सॉल्यूशंस होते हैं मेरे पास, लाइक अगर मैं पहले से थोड़ी समझ रखूँगी और मेरे पास किसी भी परेशानी के लिए सॉल्यूशन होंगे, तो मैं अपने लिए कॉन्फिडेंस रख पाऊँगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रख पाऊँगी कि फ्यूचर में अगर कोई भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उसको सॉल्व कर लूँगी। तो कहीं ना कहीं मैं वो फ्यूचर की टेंशन या जो भविष्य की जो चिंता होती है उससे मैं थोड़ी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी मुक्त हो जाऊँगी अभी के लिए। तो कहीं ना कहीं वही थोड़ा बहुत सुख हो जाएगा मेरे लिए। धन्यवाद। बढ़िया। हाँ जी। नमस्ते भैया, मेरा एक सवाल है। हाँ। तर्क, भाव और सम्मान, इन तीनों में कुछ रिश्ता लगता है मुझे। तर्क, भाव और सम्मान। तो ऐसा है कि कुछ लोगों के साथ जब हम रिलेशन शुरू हो जाता है तो कभी निगेटिव टोन पे शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे तर्क काम करना शुरू कर देता है उसके बाद वो सम्मान में बदल जाता है और भाव भी बदल जाता है। और कुछ लोगों के साथ तो पॉजिटिव टोन पे, पॉजिटिव भाव पे शुरू हो जाता है और आगे आगे जाके तर्क और ये सब चीज़ें काम करने के बाद वो निगेटिव साइड पे चला जाता है। और कुछ लोगों का साथ भाव जो है, भाव तो बना रहता है लेकिन सम्मान चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ये इसका लॉजिक क्या है? मतलब इसके पीछे क्या है? देखिए, जिंदा रहने के धरातल पर जैसा अभी हम जी रहे हैं, कुछ हमारे अनुकूल होता है तो हमारा भाव सम्मान बनता है, हमारे अनुकूल नहीं होता है तो धीरे धीरे एक गैप बन जाता है। अच्छा। तो जैसे जैसे ये जीने के स्वरूप को खुलने दो तो हम और बेहतर चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि उस व्यक्ति के आचरण के वजह से वो भाव बदला है। वही है
तो किसी व्यक्ति का कोई आचरण है तो कुल मिला के सूत्र अपना लगा के देखते रहो। जब भी कहीं भाव बना है तो किसी भाव को हमने स्वीकारा है। जैसे मेरा एक कॉलेज के समय मेरे टीचर के साथ मेरी बहुत ठनती थी, तो उसके बाद ऐसा हो गया कि एक दो बार उसने ऐसी कुछ लाइन बोली कि मेरा वो उसके साथ जो ठन्ना था या उसके प्रति जो नकारात्मक भाव था उसके बारे में सम्मान में बदल गया। तो भाव भी बदल गया और उसके बारे में सम्मान भी आ गया। वही भाव ही सम्मान है। तो कभी स्वीकार हो गया किसी घटना से तो वो सुख है, भाव है, सम्मान है। अस्वीकार हो गया किसी घटना से, नेगेटिव है। अभी हम घटनाओं के साथ जीते हैं, क्रिया के साथ नहीं जीते हैं। पहले भी ये चर्चा में आया था। तो जिंदा रहने के धरातल की दुनिया के नियम अलग है, जीने के स्वरूप के नियम अलग हैं। तो अब हर चीज़ को हम देख सकते हैं कि ये बात कहाँ से आ रही है। ये एग्जाम्पल जिंदा रहने के धरातल से आता है, तो इस पर कौन सा नियम लग रहा है, जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है। तो ऐसा हमको ध्यान में आते रहेगा तो हर चीज़ को हम समझ सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बढ़िया, धन्यवाद। हाँ, एक सवाल था भाई, प्रलोभन, इंसेंटिव और आस्था तो ये यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर नहीं करते हैं, मतलब मानवता की दृष्टि में ये सही है कि हम तर्क से समझाएं, पर मैं डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का सोचता हूँ कि मैं मेरे काम पे किसी को तर्क से ही समझाए जा रहा हूँ और उनको समझ ही नहीं आ रही बात, पर वो आस्था से समझ रहे या इंसेंटिव से समझते हैं। जो अपना कॉपरेट वही चलता है, इंसेंटिव पे चलता है। तो मुझे तो अल्टीमेटली मेरा काम कराना है, अगर वो भी रास्ता साथ में जीना है तो उसके बिना। देखिए, पहले दूसरे पे अप्लाई करने की बजाय खुद पे अप्लाई करें कि मैं खुद को भी कभी भय से, कभी प्रलोभन से, कभी आस्था से मनाता हूँ। और ये जो लॉजिक बात है, लॉजिक एक विंडो में काम करते रहता है। यदि लार्जर कैनवस को देखोगे तो उसमें भय, प्रलोभन, आस्था सब कुछ रहता ही है ना। यदि और ठीक से देखेंगे इसको तो मेरे को लगता है कि पहला काम ये है कि गलत नहीं है। नहीं, गलत नहीं है, वो हमारी मजबूरी है। हाँ। जब तक हमारी योग्यता नहीं है, अपनी गाड़ी को मैं जैसी नेचर में है वैसा चला पाऊँ, तब तक मैं कुछ जुगाड़ बनाए हुए हूँ। इससे तृप्ति नहीं मिलती है। भय, प्रलोभन, आस्था से मैं खुद को चला लूँ, दूसरे को चला लूँ, इसमें तृप्ति की निरंतरता स्वयं में नहीं है, तृप्ति की निरंतरता संबंध में नहीं है। तो फाइनली ये जुगाड़ है, और फाइनली इससे मुक्त हुए बिना हम जीने की जगह में नहीं है। तो मैं स्वयं जीने की जगह में आ जाऊं तो क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये क्लैरिटी मेरे भीतर ठीक से स्थिर हो जाए। उसका पहला काम है कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास ठीक से स्थिर हो जाए और उसको मैं प्रोसेस करके धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में जांचूं। तो अभी अप्लाई करने वाले भाग की तरफ ना जाएं। अभी जैसा बिजनेस कर रहे हैं करते रहिए, जैसा चला रहे हैं चलाते रहिए। अभी ज़्यादा काम इस बात पे रखें कि मेरे पास सूचना पूरी आई कि नहीं आई, पहला भाग। उस सूचना को मैं कितना लॉजिकल एक्सेप्ट कर पाया, दूसरा भाग। यदि मैं लॉजिकली एक्सेप्ट कर पाया, सुना हुआ सुनाने के काम आता है। यदि लॉजिकली एक्सेप्ट हो गया तो आप उस पे बोलने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ये पहला कदम है। यदि कोई भी बात आपको लॉजिकली एक्सेप्ट हो जाती है तो उस बात को बोलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये पहला चरण है। यदि वो बात आपको इंटरनलाइज हो गई, समझ में आ गई, आपके साक्षात्कार बोध में आ गई, तो वो आपके जीने में दिक्कत नहीं आएगी, ये उसका अगला भाग है। तो पहला भाग सुनने की तैयारी है, दूसरा भाग सुनाने में सक्षम होना है, इसके साथ साथ उसको अनुभूति की ओर ले जाना है। तो थोड़ा सा चलने दो आगे, अभी थोड़ा जल्दी है जब हम सिस्टम्स और समाज के बारे सोचने लगते हैं। हाँ, मतलब जैसे एक और था, जैसे मन की स्थिति, ये मैंने कई बार इम्प्लीमेंट किया है। जैसे मुझे कहीं पहुंचना है, मेरे मीटिंग में मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं झगड़ा करके निकल जाऊँगा और पहुंच जाऊँगा टाइम पे। हाँ। अब मैंने समझा कॉन्शियसली कि मेरी मन की स्थिति नहीं हिलनी चाहिए, तो मैं लाइन में खड़ा हूँ, कोई आके लाइन तोड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि वो उसकी स्थिति है, मैं क्यों झगड़ा करूँ, जाने दे रहा हूँ, लोग आए जा रहे हैं और मेरी मीटिंग मिस हो गई। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ओरिएंटेड जब देखते हैं तो मुझे लगता है सारा काम बिना मन की स्थिति को हिलाए किया जा सकता है। हमारी मन की स्थिति अच्छी होगी तो घर से भी टाइम से निकला जा सकता है, उनसे ठीक से बात की जा सकती है, दूसरे को लाइन में लगने से बिना मन को हिलाए भी रोका जा सकता है। उसी बात को आप मुस्कुरा के भी बोल सकते हो, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। पर वो कोई व्यक्ति होता है जो झगड़े से ही मानता है, जैसे प्रलोभन, भय। वो ठीक है, अक्सर ये स्थितियाँ बहुत कम आती है।
ये सब बहुत अपन एक्सेप्शनल केसेस की बात करते हैं। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो हाँ, आती इसका है। मतलब है कि जिंदगी में जितनी अपनी समझ में कमी है उसको हम फिर नासमझी से भरने की कोशिश भी करते हैं, उसको जस्टिफाई भी करते हैं। तो पहले समझ पे काम किया जाए, फिर देखा जाए कि क्या होता है। देखो, हम भी एक गृहस्थ से आते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी माँ बाप हैं, हम भी घर चलाते हैं, हमारे भी मित्र हैं, इसी संसार में जीते हैं। तो इतना बड़ा कोई पहाड़ नहीं टूट जाता है, चीज़ें बहुत, बल्कि संतुलित मन से, एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैंडल होती हैं। झगड़ा आपको ही करना थोड़ी आता है, दूसरों को भी करना आता है। अच्छा, कोई आपको निपटा देगा? नहीं, जैसे मैं झगड़ा करूंगा नहीं, मैं मेरे मन से स्थिर हूँ, पर उसको मुझे पता है वो भाई से काम कर रहा है, तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ झगड़े करने ऐसे की। लगता है, लेकिन दूसरा तरीका भी उपलब्ध हो सकता है, वो भी उससे ज़्यादा पावरफुली काम करता है। और कभी कभी तो हम कह रहा ईगो हर्ट होता है ना, मेरे से आगे लाइन में कैसे लग गया, उसी समय में आपका दोस्त आता तो आप लगा लेते। नहीं, वो है ना, ईगो से ज्यादा अन्याय लगता है कि वो सिविक सेंस नहीं है, जो काफी लोग बात करते ट्रेन में बैठे रहते हैं, लड़की आए तो सीट दे देते हैं, बुजुर्ग आ जाए तो ऐसे होके बैठ जाते हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी अपने में किया जाए कि मैं कब क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। ऑब्जर्वेशन करेंगे ना तो बहुत, जैसे कल ये बिटिया ने शेयर किया कि मैंने अपने देखा, मेरा भाव और विचार मेरे सुख के अर्थ में है, दूसरों के सुख के अर्थ में भी हो, ये मैंने माना था, कल मैंने ऑब्जर्व किया, तो मानने को अलग पहचान पाई, ऑब्जर्व करने को अलग पहचान पाई, गैप को अलग पहचान पाई, और इस गैप को ठीक करना है, यहाँ से एक कंक्लूजन आ गया। तो पहला काम है, इसलिए अध्ययन की परिभाषा है अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसको 24/7 जांचते रहना। तो पहला काम है कि अनुभव की रोशनी मेरे पास आ जाए, इसका मतलब है कि सूचना कंप्लीट मेरे पास आ जाए, मतलब 12 बुक्स मेरे भीतर डाउनलोड हो जाए। आज आप आर्किटेक्चर का काम करते हो, उसके लिए आपने कितने साल मेहनत की है? 20 साल मेहनत की है, तो आप एक मकान के, एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखते हो। जिंदगी का आर्किटेक्चर हैंडल करना है, उसके लिए क्या मेहनत किया है? और जिंदगी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि एक मकान का आर्किटेक्चर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? जिंदगी उससे जिंदगी के आर्किटेक्चर से दुनिया के सारे आर्किटेक्चर निकलते हैं। तो थोड़ा सा किस बात को कितना वजन दिया जाए, किस बात को कितनी प्रायोरिटी दिया जाए, वो कितनी वैल्यूएबल है, उसको भी एक ठीक ठीक आंकना हमको होगा। तो जिंदगी बिजनेस के लिए है कि बिजनेस जिंदगी के लिए है? जिंदगी जिंदगी के लिए बिजनेस है कि बिजनेस के लिए जिंदगी है? मामला गोल है। मैं कैरियर के लिए हूं कि कैरियर मेरे लिए है? मैं मकान के लिए हूं कि मकान मेरे लिए है? मैं जॉब के लिए हूं कि जॉब मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है? प्रायोरिटी कौन है और क्यों है? जब तक वो प्रायोरिटी सेट नहीं होती है, हमारे प्रयास, हमारा तन मन धन किस दिशा में लगेगा वो सेट ही नहीं होता है। और एट द एंड ऑफ द डे मुट्ठी खाली है। कुछ भी कर लीजिए, जिंदगी माफ नहीं करती है। जो होता है नियम से ही हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप फिजिकल वर्ल्ड में कितने बड़े आदमी हैं, जिंदगी के सामने सब छोटा पड़ जाता है, क्योंकि नियम ऐसा ही है। बढ़िया, शानदार सभा, शानदार बातचीत। आशा है मेरी कोई बातें आपको बुरी नहीं लगती। नमस्कार जी, मैं विकास सिरसा हरियाणा से जी, एक किसान हूँ। और ये जो आपने प्रकृति का और जो ये प्राण का ये सारा बताया, इसमें जी मेरा सवाल है एक, जैसे मैं खेत में अपने धरती से पानी निकालता हूँ, वो गलत कर रहा हूँ जी, मेरे को पता चला। और जो खाद स्प्रे वगैरह वगैरह डाल रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं जी सारा। तो इससे जैसे ध्यान तो मुझे पहले भी था, क्योंकि मैंने प्राकृतिक खेती के बारे में 2-3 शिविर पहले लगाए हैं जी। तो अब जैसे पहले मैं भूल गया भाई, इससे कोई कामयाब नहीं हो रहा है, भाई खाद से ही हो रही है चीज़, खाद से ही हो रही है, होनी है ये तो अब फिर मैं इस आपकी बातें सुन के फिर मैं ये दबाव में आ गया जी, भाई ये तो गलत हो रहा है जी।
इस दबाव से कैसे उभरा जाए? गलत कर रहा हूँ जी, इसलिए तो दबाव में आ गया। खेती को अभी जैसा कर रहे करते रहो। ये जो भाव और विचार की खेती है, पहले इसको देखा जाए, ठीक है जी। है ना? हाँ जी। इसमें भी बहुत सारा खरपतवार है, बहुत सारा नेगेटिविटी है। हाँ जी, हाँ जी। तो भाव और विचार की खेती समझ में आएगी तो दूसरी खेती को हैंडल करने का तरीका धीरे धीरे निकल आए। देखिए, ये बात बहुत सभी ध्यान से सुन लें कि सबसे पहला काम विचार पे करेंगे, दूसरा काम व्यवहार पे करेंगे, तीसरा काम व्यवसाय पे करेंगे। विचार अपने आप में असीमित वस्तु है, इसलिए उस पे काम करना सबसे आसान है और वहीं से शुरू होता है, क्योंकि विचार पूर्वक ही खेती होती है और विचार पूर्वक ही व्यवहार होता है। ठीक है जी। तो पहले अपने विचारों को ठीक करने का काम करेंगे, इसमें कोई झंझट नहीं जी। विचार ठीक होगा तो दूसरा काम मानव के साथ करेंगे, व्यवहार ठीक करेंगे। ठीक है जी। कार्य सबसे लास्ट में ठीक करेंगे, क्योंकि वो भौतिक वस्तु के साथ है, वो सीमित वस्तु के साथ है, उसकी लिमिटेशन सबसे ज़्यादा है और वो मेरे अकेले पे निर्भर नहीं है, उसमें कई सारे और तार जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो रासायनिक खेती करते हैं, करते रहो, पैसा वैसा 2 नंबर का लेते हो, लेते रहो, और कुछ गलत काम करते हो, करते रहो। समझने का काम करो, आपकी ज़िंदगी आपको बताएगी कब क्या ठीक करना है। ठीक है। तो एक ये व्यवहार पे एक मेरा क्वेश्चन और है जी। जैसे आज सुबह सुबह हम ये दर्शन करने गए थे जी नाथ जी के, तो वहाँ पे वैक्सीन वाला हमारे पास नहीं था, वैक्सीन वो देख रहे हैं। तो जैसे भैया और साथ में ही थे, तो हमने जैसे उनको कहा भाई हमारे पास नहीं है, हम 800 किलोमीटर से आए हैं, हमारे वहाँ पे वैक्सीन उपलब्ध नहीं हुई तो हमें नहीं लगा। वो कहते हमने नहीं जाना। हमारी थोड़ी श्रद्धा थी, हम भाई दर्शन करें। तो उसके साथ भाई एक जैसे भैया बोले कि वो एक पैसे के लिए भी कह रहा था भाई आप पैसे दे दो, तो भैया ने कहा भाई, एक भैया तो बोले पैसे के लिए, एक भैया बोले कि आपका कोई समाधान निकालते हैं इसके साथ। तो उसके साथ थोड़ी बहस भी होगी हमारी। तो बहस होने के बाद वो बोला कि आप हमारे जो बड़े अफसर हैं, जो सिपाही हैं, उनसे बात करो। हम 2 भैया तो उनसे बात करने के लिए चले गए और एक भैया ने पैसे दे के और श्रद्धा के लिए वो आगे दर्शन करने के लिए निकल गए। तो इसमें कौन सा सही है जी भाई, पैसे वाला सही है कि वो जो समाधान निकाल रहे थे वो सही है जी? क्यों, पैसे में तो कोई झगड़ा नहीं हुआ जी, और वो समाधान वाले में झगड़ा हो गया। सर वहाँ पे 10 रुपए में सर्टिफिकेट भी मिल रहा है वैक्सीनेशन का। है? हाँ जी। तो देखिए, ये तो हमको स्वीकारना पड़ेगा कि हम एक राष्ट्र में रहते हैं जो एक संविधान से चलता है, और संवैधानिक रूप में यदि कोई नियम बनाया गया है तो उसका हम पालन करें, ये तो बात है। अब फिर आगे की पतली गली कैसे निकालनी है, वो फिर आगे की कहानी है। तो उसमें आप दूर से हाथ जोड़ लो, श्रीनाथ जी के बिल्कुल सामने जाके ही इतना, तो ऐसा भी नहीं है कि आप मंदिर तक पहुंच गए, आपकी श्रद्धा है, और वो मूर्ति तक नहीं पहुंचे तो बात नहीं बनेगी। दूसरा, फिर आपको लगता है कि नहीं इतनी श्रद्धा है और जाना ही है, कोई रास्ता नहीं है, तो ठीक है, ना समझी टैक्स दे दो, चले जाओ, इसमें भी क्या बात। इसमें भी जी एक बात हुई, जो मैं बड़े भैया कर रहे थे ना, वो भी हल हो गया जी उसके बाद में हमारा। उनसे गए तो वो उन्होंने भी कहा मेरी बात करवा देना और आप श्रद्धा वो करो, दर्शन करो। ऐसे ही बोलता हूँ, तो जैसा हमारा विश्वास है वैसे रास्ते निकाल लेते, दोनों तरह के रास्ते निकल जाते। सार बात इतनी है कि श्रीनाथ जी के दर्शन हो गए, अच्छी बात है, अपने दर्शन हो जाएं तो श्रीनाथ जी के दर्शन सफल हो जाए। चलो, हो गया। क्या करें आगे जी, अब आपके राजस्थान का पुण्य है। चलिए,
हाँ हाँ जी, बोर्ड साफ। आ जाओ, वो पूरा साफ। ये भी साफ कर दें, ये बोर्ड साफ कर दें, ये भी साफ। सोम बोलिए। भाई, हाँ जी। वो बोर्ड साफ करें तब तक वो मामा खाने दे दे, बोलन नहीं दे, वो कैसे एक बार उसको शेयरिंग हो। क्या भांजा बोलन नहीं दे मामा प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, मेरे याद नहीं आ। हमारे मामा जी हैं भारत भूषण त्यागी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में उनको पद्म भूषण मिला है, तो देश भर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ बात करते रहते हैं। तो एक सज्जन थे, तो वो एक मामा जी के शिविर में चले गए। एक हमारे रण सिंह भाई हैं, वो प्राकृतिक जीवन शैली का, स्वास्थ्य का शिविर चलाते रहते हैं, तो वो फिर उनके शिविर में चले गए। फिर गलती से वो जीवन विद्या शिविर में आ गए। हेलो। तो वो बोले, जीवन विद्या शिविर में आके बोले, क्या था? तो भांजा, मैं भांजा हो गया ना, मामा का भांजा हो गया, तो भांजा गलत बोलन नहीं दे, रण सिंह गलत खान नहीं दे, और वो गलत करने नहीं दे। तो ऐसी हरियाणा के थे, तो हरियाणा की टोन में जब बोलते हैं तो उसका मजा अलग है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। स्वीकृति और समझौते में क्लियर नहीं बन पा रहा है। क्या चीज? स्वीकृति और समझौते। हाँ, स्वीकृति और हाँ। समझौते में क्या difference? आपने पूछा ही नहीं तो इसलिए खुला नहीं। जैसे एक लड़की ने कहा कि मेरे पिता, चर्चा हो रही थी कि स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, तो एक लड़की ने कहा कि मेरे पिता किसी लड़के से मेरी शादी करना चाहते हैं, पर मेरा पहले से किसी लड़के से अफेयर चल रहा है, लेकिन मैंने अपनी बात छोड़ के पिताजी की बात मान ली है, पिताजी की बात को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं दुखी हूं। आप कहते हो स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, लेकिन मैं पिता की बात को स्वीकार करके सुखी नहीं हूं, ऐसा क्यों? क्योंकि उस चीज को मैं खुद खुश होके उसको नहीं कर पाई, इसीलिए। बस इसी का नाम समझौता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, ये स्वीकृति विलिंग एक्सेप्टेंस है, स्वेच्छा से की गई स्वीकृति है। जब मैं किसी स्वीकृति को किसी के दबाव में करता हूं, तो उसका मतलब है कि मेरे पास एक तरीका है कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर लूं, दूसरा तरीका है कि पिता की मर्जी से करूं। अपनी मर्जी से शादी करके मैं सुखी होऊंगी, लेकिन पिताजी को दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने पिता को बहुत प्यार करती हूँ। तो अपनी शादी करने से जितना सुख मिलेगा, उससे ज़्यादा दुख यदि पिता को दुखी करके मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा? पिता की मान लूँगा। यदि पिता को दुखी होने से जितना दुख मिलेगा, उसकी तुलना में ज़्यादा सुख अपनी मर्जी से शादी करने से मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा? अपनी मर्जी से कर लूँगा। तो सभी जगह में मैं तौलता रहता हूँ, ज़्यादा सुख और कम सुख में क्या तौलूँगा? ज़्यादा सुख। ज़्यादा दुख और कम दुख में से क्या तौलूँगा? कम दुख। ऐसी हमारी ज़िंदगी चलती रहती। एक और प्रश्न था कि अव्यवस्था होती है, हम बाहर से क्रिएट करते हैं उसको। अव्यवस्था होती है? अव्यवस्था होती है जब हम पर्यावरण में रहते हैं, तो हम कुछ अपने अंदर भी ऐसी आदतें बना लेते हैं जिससे अव्यवस्थाएं होती है, अपने अंदर भी और बाहर भी होती है। तो क्या जब हम पैदा होते हैं, उसके कुछ समय बाद ही जो हमारे अंदर संवेग आते हैं, गुस्सा आना और ये सब चीज़ें, तो ये कहाँ से आती है? ये भी तो एक अव्यवस्था का ही। हाँ, इसका मतलब है कि जिस परिवार में हमने जन्म लिया, वहाँ लोगों को गुस्सा करते हुए देखा, वहाँ लोगों को जिंदा रहते हुए जीने मानते हुए देखा, ईर्ष्या द्वेष करते हुए देखा, चुगली करते हुए देखा,
जो देखा उसको पा लिया। यदि हम एक ऐसे परिवार में जन्म लेते जहाँ ये सब कुछ नहीं होता तो हम भी ऐसा नहीं करते। इसलिए एक बच्चे के किसी परिवार में जन्म लेने का मतलब है कि उस परिवार के वातावरण का बेहतर होना, स्वस्थ होना, है ना। तो गुस्सा नेचुरल नहीं है। हाँ जी, चलो आगे। तो कल तक हमने जितनी चर्चा कर ली, तो कल की बात को देखें तो हम यहाँ पहुँचे कि मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक आवश्यकता भौतिक है, दूसरी आवश्यकता भाव की है। भौतिक आवश्यकता किसकी है? शरीर की है। और भाव की आवश्यकता किसकी है? मन की है, मैं हूँ, मेरी है। तो यहाँ पे आज हम फिर से एक एक्सरसाइज कर सकते हैं तेजी से। देखिए, कल की चर्चा में ये क्लैरिटी बन गई कि भौतिक आवश्यकता से भाव की आवश्यकता पूरी होती है। जिंदा रहने का कोई सामान, और भाव से भौतिक आवश्यकता पूरी होती है ना। तो ये क्लियर है कि मैं समझदार हो गया, अब मेरे पास समाधान है। तो ठंड लगेगी नहीं लगेगी? गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, भूख लगेगी। तो इसका मतलब है मैं भावपूर्ण हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि शरीर की आवश्यकता उससे पूरी हो जाएगी। कैसे पूरी होगी उसके लिए मेरे पास समाधान हो सकता है, लेकिन करना तो मुझको होगा। तो इससे ये पता चला कि भौतिक आवश्यकता अलग है, भौतिक आवश्यकता को पूरा करने का तरीका अलग है, भाव की आवश्यकता को पूरा करने का तरीका अलग है, और सभी की पूरी हो सकती हैं। ये हमने कल देखा। तो इससे हमारी क्लैरिटी बनी कि इसका मतलब है कि भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है, तो शरीर एक अलग वास्तविकता है और मन एक अलग वास्तविकता है। शरीर एक बायोलॉजिकल वास्तविकता है। शरीर कोशिका से बनी हुई रचना है, सेल से बनी हुई रचना है, ये पता चला। जबकि शरीर में अभौतिक है, अभौतिक है, ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है। या इसको दूसरा नाम दिया कि ये चैतन्य वस्तु है। इसको कहा कि ये जड़ है, ये जड़ है और मैं चैतन्य हूँ। ऐसा हमने अंतर पहचाना। तो अभी आप शरीर और मैं नेचुरली कितने तरीके से अलग है उसको एक बार लिस्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं एक अलग वास्तविकता है, शरीर एक अलग वास्तविकता है। दोनों को कितनी तरह से ये अलग अलग है इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। स्वनिरीक्षण पूर्वक अपनी कॉपी में लिखें कि कैसे आप इसको अलग अलग पहचानते हैं। दस होने से बताएं। हाँ जी, इंग्लिश में चलेगा ना? हाँ हाँ। बॉडी नीड्स फ्यूल टू वर्क एंड सस्टेन। शरीर की आवश्यकता भौतिक है या रासायनिक है? फिजिकल, केमिकल? इसकी आवश्यकता भौतिक या रासायनिक है। इसकी आवश्यकता जीवन की आवश्यकता
ज्ञान है, समझ है, भाव है, समाधान है, एक ही बात है। हाँ जी, जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं वो लोग भी ध्यान से देखें कि वो क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। मैं मानव हूँ, है ना, मैं एक शरीर को चलाता हूँ, है ना, मेरे पास, सभी मानव के पास सोचने समझने का पोटेंशियल अनलिमिटेड है। फ़र्क केवल इतना है कि किसने कितना ध्यान दिया है किस डायरेक्शन में। तो यदि हमारा ध्यान कम जा रहा है तो क्यों जा रहा है उसको भी हम जांचते रहे। हाँ जी। बॉडी हैज़ बाउंड्री। इसका आकार है, इसका आकार है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसका भी आकार है। इसमें ना लिखा था मैंने, इसलिए लिख दिया मैंने। दृश्य अदृश्य, विजिबल है बॉडी। ये दृश्य है, ये अदृश्य है। जब हम अदृश्य बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आंखों से अदृश्य है, चमड़े की आंख से अदृश्य है, लेकिन मानव में उसको देखने की सामर्थ्य है तो वो दृश्य भी है। फिजिकल आंख से अदृश्य है, इससे देखने में नहीं आएगा क्योंकि सूक्ष्म है। तो अदृश्य है जब लिख रहे हैं तो आंख से अदृश्य है लेकिन अनुभव में दृश्य है, या कहें कि साक्षात्कार में दृश्य है। हाँ जी, गुड। बॉडी सेटिस्फैक्शन एंड कंफर्ट हैज़ अ लिमिट। तो शरीर से मिलने वाला जो सुख है, शरीर से जुड़ा हुआ जो सुख है वो क्षणिक है, और इधर वो भाव से मिलने वाला सुख, समाधान से मिलने वाला सुख निरंतर है। बॉडी डाइज, माइंड डज नॉट। बॉडी डाइज का मतलब है कि शरीर मरता है, परिवर्तनशील है, और मैं शाश्वत हूँ, अमर हूँ। थोड़ा बड़ा कर दो। हाँ, ये ऊपर ले आओ, और थोड़ा बड़ा कर सकते हो तो। नहीं नहीं, इसको ऊपर ले आओ, इसकी ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ। डिट्यूरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हाँ, वही परिवर्तनशील। और ये पता नहीं सही है नहीं, बॉडी का हीलिंग ऑटोमेटिक है, माइंड का वी नीड टू वर्क कॉन्शियसली टू हील इट। ये अच्छा डिफरेंस इन्होंने पहचाना है। शरीर में कुछ भी अव्यवस्था होती है तो शरीर उसको अपने आप ठीक करता है। देखो, ये एक्सरसाइज ऐसे बोलने में बहुत सिंपल सा ही लगता है, और पुराने लोग हैं उनको लगता है तो हमने तो कई बार किया ही है, लेकिन कई बार हमारा ध्यान ऐसी चीज़ों पे चला जाता है जहाँ से शरीर और मैं दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, दो अलग अलग वास्तविकता है, इस पे मेरा ध्यान ठीक से चला जाता है। अच्छा, और कुछ पहाड़ खोदना नहीं है, ध्यान ही देना है कि दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं और मैं उनको देख सकूं कि हाँ दो अलग अलग हैं। ज़्यादा काम नहीं है, काम इतना ही है कि ध्यान पूर्वक मैं देख सकूं कि दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। शरीर में कोई अव्यवस्था होती है तो शरीर में ऐसा मैकेनिज्म है कि शरीर उसको अपने आप ठीक करता है। लेकिन जीवन में कोई अव्यवस्था होती है, जैसे मैं नासमझ हूँ, मैं जिंदा रहने को जीना मानता हूँ, मैं सामान से सम्मान की तलाश में हूँ, सुविधा से सुख की तलाश में हूँ, और ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मैं निर्णय पूर्वक अपने गैप्स को पहचानता हूँ, किसी ज्ञान की रोशनी में उसको ठीक करता हूँ, यहाँ मैं ही ठीक करता हूँ,
सहयोग किसी का भी लेता हूँ, लेकिन शरीर का अपना एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है कि वो सारी जो कुछ भी शरीर में अव्यवस्था है उसको ठीक करने का प्रयास करता है, उसको हम सपोर्ट करते हैं। तो ये अच्छी बात है, बढ़िया कुछ पहचाना है। कम चीज़ें होती हैं जो किसी शिविर में नई आती हैं, पहली बार आ जाती हैं। तो इसका मतलब है शरीर, क्या लिखूं? हीलिंग। शरीर स्वयं को हील करता है या स्वस्थ, हाँ, शरीर एक स्वयं संचालित व्यवस्था है। ऑफ कोर्स जिंदा मानव में, लाश अपने आप में स्व संचालित नहीं है, लेकिन एक जिंदा मानव में शरीर स्वयं में व्यवस्था है। शरीर स्वयं में व्यवस्था है जिंदा मानव में। कभी आप बाद में कॉपी पढ़ोगे तो लाश नहीं होती। जीवन संस्कार पूर्वक व्यवस्थित होता है, समझ पूर्वक, संस्कार पूर्वक व्यवस्थित होता है। बहुत बढ़िया। नॉर्मली ये शिविरों में नहीं आता है। गुड। बॉडी इज बाउंड इन टाइम एंड स्पेस। वो तो आकार है, परिवर्तनशील है। गुड, बढ़िया। हाँ जी, और कोई बोलिए। 10 वाला, 10 वाला। सर कुछ चीज़ें तो इसमें है वो रिपीट करना नहीं है। नहीं। जैसे कि मुझे तो मेन 2 इसमें डिफरेंस लगे मुख्य रूप से, हालांकि मैंने 10 लिखे हैं। एक तो जैसे भौतिक के रूप में बता दिया गया है, और एक दूसरा है कि मतलब जागरूकता के रूप में, कि जैसे अगर मन अगर जागरूक है तो शरीर भी जागरूक रह सकता है, और अगर मन जागरूक नहीं है तो फिर शरीर जागरूक नहीं है। शरीर कभी जागरूक, शरीर भ्रमित होता ही नहीं है, शरीर जागरूक ही रहता है। अच्छा। जितना उसको रहना है। भी हम सो जाएं, पाचन चल ही रहा है, दिल धड़क ही रहा है, शरीर अपनी व्यवस्था में बना ही हुआ है। तो शरीर अपनी व्यवस्था में है ही। मैं अव्यवस्थित हूँ तो मैं शरीर को गलत तरीके से यूज़ करता हूँ। तो व्यवस्थित या अव्यवस्थित या जागरूक मुझको होना है, शरीर को जागरूक नहीं होना है। तो मैंने उल्टा समझा। कोई बात। ठीक। ये फिर ये है कि जैसे कि भाव के स्तर पे फिर मेरा वही है, फिर वो सारा उल्टा हो गया मेरा सब। कि जैसे मैंने ये लिखा कि भाव के स्तर पे शरीर रिएक्ट नहीं करता है। हाँ, शरीर में कोई भाव नहीं होता है। देखो ये बहुत क्लियरली करना पड़ेगा। सारा कुछ इधर लिखता हूँ, सुखी दुखी होना, ये सुख दुख, सोचना, निर्णय लेना, भाव, विचार, शरीर को भोगना, ये शरीर को भोगने वाला भी मैं ही हूँ। शरीर स्वयं, शरीर कोई स्वाद नहीं लेता है। ये स्वाद आना, ये जितना भी इंद्रियों का कारोबार है, ये शरीर नहीं करता है, ये भी मैं ही करता हूँ। जैसे मैं चाय पीता हूँ, तो चाय पिया तो मुझको क्या मिला और शरीर को क्या मिला? तो शरीर को पोषण मिला या शोषण मिला, मुझको स्वाद मिला। तो शरीर को भोगने वाला भी मैं ही हूँ। शरीर कुछ बोलता नहीं, शरीर कुछ चाहता नहीं, शरीर कुछ करता नहीं, शरीर कुछ सोचता नहीं, शुद्ध रूप से पेड़ पौधे के जैसा है। जैसे एक बीज लगा दिया, माँ बाप ने एक बीज लगाया, वो बीज बड़ा होता है, उसमें से 2 पत्ते निकलते हैं, शरीर का भी आकार बनता है, शरीर बड़ा हो जाता है ना, शरीर जवान होता है, शरीर नए फल फूल देता है,
उसमें से नए शरीर पैदा होते हैं, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मर जाता है। तो शरीर अपने तरीके से बिल्कुल पेड़ पौधे के जैसा है, कोशिकाओं से बनी हुई रचना है। शरीर को खाने पीने को बढ़िया दो और सोचने विचारने का माहौल ना दो तो क्या होगा? शरीर हट्टा कट्टा, सोचना विचारना गायब। खाने को मत दो, बस जिंदा रखो। सोचने को खूब जगह दो तो सोचने की ताकत डेवलप हो गई, शरीर कमज़ोर रह जाएगा। इससे ये समझ में आया कि शरीर शुद्ध रूप से पेड़ पौधा है, कोशिकाओं से बनी हुई रचना है। मैं जैसा शरीर को चाहता हूँ वैसा इस्तेमाल करता हूँ। तो शरीर कुछ सोचता नहीं है, शरीर कुछ करता नहीं है, शरीर कोई स्वाद लेता नहीं है। इसको धीरे धीरे समझते हैं। तो सर मेरा पूरा बता दूं मैं सर एक बार जो हाँ, लिखा वो जो आ गया वो नहीं बताऊंगा। हाँ। इसमें एक जस्ट एक थोड़ा सा एक पहले मैं बताना चाह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैं इसमें करना चाह रहा हूँ, मेरा जो स्वयं का था। उस दिन वो भैया ने कहा था कि वो किसी से मिलने गए थे तो उनके पैर में बिच्छू ने काट रखा था, तो उन्होंने उसको पानी में डाल दिया और वो किताब पढ़ रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसे सोचते थे कि जैसे मेरे को किसी ने पूछा कि भाई तू जो जानते हैं, उन्होंने अगर ये पूछा मुझसे कि भाई तू शरीर से है या मन से भी है, तो मैं हमेशा यही कहता था कि नहीं, जो शरीर है मेरा वही मैं हूँ, मन वन कुछ अलग नहीं है। बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि नहीं, मेरा शरीर मन है। तो वो सर को मैंने बताया, हम साथ में हैं रूम में, तो मैंने सर को बताया कि सर परसों शाम को जब हम मीटिंग में यहाँ बैठे थे तो मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा था। तो मैंने कहा कब मीटिंग खत्म होगी और जल्दी से चलते हैं, सोएंगे। तो उस दिन 10:30 बज गई, वो ज़्यादा हो गया, वो लंबा चल गया। तो ऐसा प्रयास चलता रहा। मैं जैसे ही यहाँ से उठ के गया, सोने गया, सोया, सुबह तक उठा, तब तक मेरा हाथ नहीं दुख रहा था। उसके बाद हमने 1 घंटे 1.5 घंटे तक डिस्कस भी किया। तो वो मेरा ध्यान बार बार जा रहा था, तो वो बार बार मुझे परेशान कर रहा था। कल भी मैंने ये एक्सरसाइज की अपने साथ कि मेरे को यहाँ बैठे रहने में थोड़ी सी बार बार दिक्कत होती है कि थोड़ा बार बार कि चलो उठ के चले जाएं, पानी पी के आ जाएं, जैसे स्कूल में पीरियड चल रहा होता है। तो वो फिर मैंने एक छोटा सा ऐसा विचार किया मन में कि एक काम करते हैं, करके देखते हैं। तो पेट दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा इसको करके देखते हैं। देखिए, अगर मन से बार बार अगर अपन पेट की दर्द की तरफ जा रहे हैं तो आपकी बात सुनाई नहीं, समझ में नहीं आ रही, बात सुनाई दे रही है, समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा इसको शिफ्ट करके देखते। मैंने इधर से शिफ्ट किया उस तरफ, तो फिर वो पेट दुखना बंद हो गया और अभी भी नहीं दुख रहा मेरा पेट। तो ये ऐसा थोड़ा सा ऐसा किया मैंने, थोड़ा प्रयास, तो ये हुआ। दूसरा ये कि सर जैसे संबंध के रूप में चौथा पॉइंट मेरा ये है, जैसे हम किसी से संबंध बनाते हैं, शारीरिक रूप से मान लो संबंध बनाया हमने किसी के साथ, अगर मन नहीं है तो वो अलग बात हो जाएगी। शरीर के रूप में आपने एक चीज़ को भोग लिया है, लेकिन मन के रूप में अभी भी वही जैसा पहले था वैसा वापस वो का वही आ गया स्तर, मन का स्तर, क्योंकि उससे मन को कोई तृप्ति नहीं हुई। ऐसा भी एक ये फर्क मुझे लगा। जैसे हम कोई भी अभौतिक चीज़ को जैसे महसूस करते हैं, जैसे कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, कोई भी एक अच्छा विचार आ जाता है जिसमें हम स्टेबल हो जाते हैं, तो उस समय में शरीर जो है वो गायब हो जाता है। ऐसा मैंने महसूस किया, मतलब ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होता होगा, महसूस तो नहीं किया। और दूसरा है चाहना के स्तर पे, जैसे मेरी कोई डिजायर है, मैं कुछ चाह रहा हूँ, तो शरीर के स्तर पे तो वो पूरा हो जाता है। जैसे कि भोजन चाहिए, तो मैंने भोजन किया, कल भी जैसे मान लो हम रोज ही कर रहे हैं, भोजन किया तो शरीर को तो हो गया, लेकिन मन बार बार ये कह रहा है कि यार कुछ खाने में मज़ा नहीं आया यार। तो वो एक फ़र्क लग रहा है मुझे कि इधर शरीर ये बात कर रहा है, मतलब शरीर का ये स्थिति है और मन की ये स्थिति है। खाना तो ठीक है, कुछ पीने की तो तलाश नहीं। वही थोड़ा तो वो खाना भी खाया, लेकिन वो मन के स्तर पे स्वीकार्य नहीं हो रहा, तो वो मुझे एक फ़र्क लग रहा है। और ठीक तो जा रहा है सर, मैं अभी बता दूं पूरा सारा। एक विचार के स्तर पे शरीर तो बैठा रह जाता है और मन भाग के आ जाता है, तो ये भी एक थोड़ा सा समझ में आया। एक है समझ को लेकर सर, थोड़ा सा ये आया मेरे का कहने का मतलब यही था कि दो ही चीज़ें मुझे, एक तो भौतिकी स्तर पे और एक भाव और इस तरह के स्तर पे मुझे समझ में आई। तो जैसे कि कोई हमें समझाता है, जैसे वो किसी भी तरह से, जैसे डरा के वो थप्पड़ मार दी किसी ने, जैसे छोटे थे तो थप्पड़ मार दी, पापा ने बोल दिया कि
ये बात है, ये मानना पड़ेगा। तो शरीर के स्तर पे तो मान लिया कि मानना पड़ेगा, हाँ सिरे ला दिया। मन में यही कह रहा है कि नहीं, न मानो, नहीं मानूंगा। अब कितना ही मार लो, बोले एक थप्पड़ और भी मार दो, शरीर हाँ कर देगा, लेकिन मन कहेगा कि नहीं मानूंगा। तो ये एक अर्थ अलग अलग समझ में आया। और शरीर समय के हिसाब से बड़ा होता है, मन कभी भी छोटा बड़ा हो जाता है, एकदम से दुखी हो जाता है, एकदम से सुख आ जाता है। और एक थोड़ा सम्मान के स्तर पे शरीर को किसी तरह का कोई सम्मान नहीं चाहिए होता है, और मन को चाहिए होता है। तो ये थोड़ा सा समझ। धन्यवाद। देखिए, अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति अपनी भाषा में ये कह रहा है कि मैं शरीर को ही स्वयं मानता था या मुझको ऐसा ही लगता है, वो भी इतने अंतर देख पा रहा है। सर, इसमें से आपने एक भी नहीं लिखा है, बोर्ड पर एक भी नहीं लिखा, तो सब क्या एक भी बात उसमें से पूरी आ गई थी क्या? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ फिर एक ही बार लिख दूंगा। चलिए सर, पहले आपको सुन लेता हूँ। सर, शरीर को मारने, पीटने, पीड़ा देने के बाद भी उसकी प्रसन्नता की, मन की प्रसन्नता को बचाया जा सकता है। विक्टर फ्रैंकल ने एक बुक लिखी थी, मैन सर्च फॉर मीनिंग, और वही चीज़ गीता में भी कहा कि क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में गैप है। वो गैप हमारी चॉइस के लिए होता है। जनरली मतलब मैं ही मान लूँ, दूसरों को ना कहूँ, कोई मुझ पर गुस्सा होता है, गाली देता है, ये क्रिया हो गई, और मैं पलट कर गुस्सा होता हूँ, ये प्रतिक्रिया हो गई। तो मन की ये स्वतंत्रता है, इसे उन्होंने प्रोएक्टिव नाम दिया, प्रोएक्टिविटी, और गीता में कुछ और है, उसका अध्याय मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो ये चीज़ बेसिकली मुझे बहुत अच्छी लगी। आज आप जब बता रहे हैं तो ये बिल्कुल अलग अलग दिख रही है कि मन को पीड़ित होने से बचाया जा सकता है, शरीर उससे अलग करते हुए। पीड़ा शरीर पाता है। इसके अलावा कुछ जो अलग लिखा कि शरीर बूढ़ा हो जाता है, वैसा आपने भी बोला था। मन उम्र के आखिरी दिन तक भी उसी तरह तरोताज़ा रखा जाता है सर, हो सकता है सर। चंचलता का भी शायद बता दिया। मन की चंचलता है, इसकी गति बहुत अधिक है, शरीर स्थिर रहता है। एक ये चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि मन गवर्न करता है, गवर्नर बॉडी है, और शरीर गवर्न होता है। शरीर मन को नहीं, मन शरीर को गवर्न करता है। हाँ जी, सभी सुन रहे हैं कि मैं ही सुन रहा हूँ? बाकी सब चीज़ें लगभग आ गई। मन सोचता है, शरीर सोच नहीं सकता, बाकी सभी चीज़ें आ चुकी लगभग। थैंक यू सर। हेलो हेलो सर, शरीर चाहता है कमरे में जाकर सो जाऊं। शरीर चाहता है कि मैं चाहता हूँ? शरीर चाहता है। शरीर नहीं चाहता है, यही समझने लायक बात है। मैं पूरा करता हूँ सर। हाँ, मैं ही पहचानता हूँ। जी हाँ, और मन कर रहा है कि यही बैठकर एक भी शब्द मिस ना करूँ। बहुत बढ़िया। बाकी सब तो सब बोल ही चुके हैं। एक दूसरा, मैं शाश्वत हूँ और अमर हूँ, ये मुझे जानना है सर। हाँ, इसको करेंगे। बहुत बढ़िया। यस सर। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, कहाँ हो आप? हाँ जी। शरीर की गति मर्यादित है साहब। हाँ। और मन की गति अमर्यादित है। हाँ। अगर मैं यहाँ से मथुरा जाना चाहता हूँ तो मन अपने आप इसी वक्त पहुँच जाएगा, और शरीर नहीं पहुँच सकेगा, उसको जाने के एक दिन लग जाएगा। हाँ, लेकिन अभी आपका मतलब यदि उसको और गहराई से समझेंगे तो आप मथुरा नहीं पहुँच गए हो, आपकी कल्पना में जो मथुरा का चित्रण है उसको देख रहे हो। अच्छी। दूसरी बात यह है कि शरीर माँ बाप के शरीर के ऊपर आधार रखता है। हाँ। वंश परंपरागत है। मन में ऐसा नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बढ़िया। मन जन्मांतर से लेकर आते हैं और जन्मांतर लेकर चले जाते हैं। हाँ। एक सवाल है मेरा आपसे कि इंग्लिश में एक कहावत है कि साउंड बॉडी इन अ साउंड माइंड एंड साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। मेरी समझ में नहीं आती कि कैसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर। सर हाँ जी साहब, फिर अब मेरे को बोलना पड़ेगा। एक सेकंड, पहले इनका लास्ट वाले का फैसला कर लें। स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता तो जितने WWW हैं
वो सब शिविर ले रहे होते। वो जिस तरह का शिविर लेते हैं उसको जो व्यक्ति देख रहा है उस पे शंका है कि इसकी मानसिक स्थिति कैसी है। बढ़िया। तो स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहेगा। हाँ, समझने के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। यहाँ तक ठीक। सर शरीर और मन में डिफरेंस ये भी है कि एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। हाँ वो ठीक है। फिर हाँ। एक मात्रात्मक है आप और एक हो कहाँ? नहीं, वो पहले से खड़े हैं, एक बार उनको ले लेते। हाँ जी बोलिए। हाँ जी साहब, ये गुजराती में कहे तो बहुत बड़ा लोचा हो रहा है। ये मैंने जो अभी तक दर्शन पढ़ा है, पतंजलि दर्शन, उसके अनुसार जो भी ये मन के जो आपने गुण बताए हैं, ये आत्मा को बोलते हैं। इसमें मन को चीज़ है, वो भौतिक चीज़ है। अब उसको आप ही सही करें, मैं कैसे इसको बताता हूँ। जो बताया है दर्शन में, योग दर्शन महर्षि पतंजलि के में, प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, सत्व रज और तम, इन 3 प्रकार के परमाणुओं से बनी हुई। सृष्टि के आरंभ में जब इन 3 पदार्थों से मिलके ईश्वर जो है वो सृष्टि को बनाता है, तो जो पहला तत्व बनता है मैं उसको बोलते हैं महत तत्व। रुक जाइए। महत तत्व का मतलब बुद्धि। रुक जाइए। हाँ जी। देखिए, शिविर के शुरू में मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब हम किसी एक फिलॉसफी को सुन रहे हैं तो उसको शुद्ध रूप से सुन सकें। अब यहाँ सारे लोग ना तो योग दर्शन समझने के लिए अभी तैयार हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि योग दर्शन आपका सुना हुआ है उसको अपनी स्मृति में बनाए रखें। ये मध्यस्थ दर्शन है। एक बार जैसा कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ मन जड़ नहीं है, तो मन को जड़ ना माना जाए। जैसा कहा जा रहा है वैसा सुनते हुए तो ये माना जाए कि शरीर के अलावा कोई वास्तविकता है। जब जीवन और मन और मेरी आवश्यकता को अलग अलग कर दिया, कल हमने देखा, और दोनों की मन की आवश्यकता भाव की है और भाव की आवश्यकता से शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। तो जैसा कहा जा रहा है, जिन शब्दों के माध्यम से कहने की कोशिश की जा रही है उसको वैसा ही सुनने का प्रयास किया जाए, तो 8वें दिन तक कनेक्ट होगा कि किस शब्द से किस वास्तविकता को कहने की कोशिश की जा रही है। तो हर दर्शन की अपनी शब्दावली होती है, उसकी शब्दावली से वहाँ तक पहुँचा जाए जो कहने की कोशिश की जा रही है। 2 शब्दों को अलग अलग दर्शन के मिलाएंगे तो कभी भी अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो निवेदन है, जैसा कहा जा रहा है वैसा सुनिए। और ये बात ठीक है कि यहाँ मन जड़ नहीं है, चैतन्य है। चैतन्य। हाँ, उसमें मन को जड़ बताया है। हाँ, वो मन जड़ नहीं है। और थोड़ा सा आगे बता दूं, फिर आप इसी को समझेंगे जो शास्त्र दर्शन आप बता रहे हैं। मन जैसे इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली बताया है, इस शरीर को रथ बताया है। शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और उसके पीछे है वो बुद्धि सारथी, और सारथी के बाद में जो रथी है वो आत्मा है। ये सब उस दर्शन के अनुसार मेरा ख्याल है। ये जो मैंने पढ़ा है, करेंगे बात। गीता में भी यही। कोई बात नहीं। बैठिए। हाँ जी। हाँ तो सर नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं भी है तो भी अपन मन मतलब स्वस्थ रहता है, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जैसे अगर मैं ढंग से नहीं बैठ पा रहा हूँ, मैं आपकी बात को ढंग से नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उसका कारण मेरा मतलब शरीर में कुछ कमी है। शरीर में नहीं है, मन में कमी है। तो नहीं सर, मन में कमी कैसे हो गई फिर वो? अभी जांच लीजिए। यदि मन पूरी तरह से जुड़ जाता है तो शरीर में होता हुआ दर्द भी हम भूल जाते हैं, और जब मन नहीं जुड़ पाता है, जहाँ दर्द नहीं हो रहा है वहाँ भी दर्द दिखाई देता है। नहीं तो इस मन को कैसे जोड़े फिर अपन? कैसे जोड़े? एक शिविर हिलने डुलने में लगेगा, अगले शिविर में स्थिर हो जाएंगे। अच्छा, ये बात है।
सर हाँ जी। फिर वो जो डिफरेंस था दोनों में, उसमें से एक ये भी है कि एक मात्रात्मक है और एक गुणात्मक है। चलो अब लिख दूं यार, बहुत सारा हो गया। हाँ जी, सभी एक साथ। ये मात्रात्मक है, ये गुणात्मक है। एक टचेबल है और एक अनटचेबल है। वो ऊपर हो गया, दृश्य अदृश्य। हाँ। और फिर शरीर अपने आप में पूर्ण है, मतलब सभी, मतलब उसके ऑर्गन की कुछ ना कुछ क्रिया। देखिए ये भी एक अच्छी बात है। यदि शरीर को देखें तो वो पूर्ण है और मैं पूर्ण हूँ, मैं अपूर्ण हूँ। शरीर प्राकृतिक विधि से पूर्ण है, मैं अपूर्ण हूँ, और शरीर को यूज करके मैं पूर्ण होना चाहता हूँ। शरीर साधन है, उस साधन को यूज करके मैं पूर्ण हो जाऊं, इसका नाम शरीर यात्रा है। बढ़िया। और सर एक सवाल भी इससे उठता है कि जो ये सारे गुण हैं मन के, वो किसी जगह पे आत्मा के रूप में दर्शाए, तो दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज होती है? समझेंगे। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा कल समझेंगे, कल या परसों। दूसरा सर सवाल ये भी उठता है कि मतलब जो आपने बताया लेना और देना, तो मतलब लेना क्या और देना क्या, मतलब उसमें समझ आ गया कि सहयोग देना और सहयोग लेना। लेकिन जो प्रकृति से हम लेते हैं, कल जैसे बोला पेट्रोल लेते हैं प्रकृति से सीधा, तो वो मतलब प्रकृति को क्या दे सकते हैं वापस? प्रकृति को तंग ना करें, यही दे सकते हैं। लेकिन जैसे कल गोष्ठी में एक बात आई थी कि मतलब देखो लोग सोच ही रहे हैं, अभी सोलर पावर की बात कर रहे हैं, बैटरी एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आ ही रहा है लोगों के मन में। मतलब एक ऐसी भी बात थी कि पेड़ लगाना संवेदनशीलता में आता है, संज्ञानशीलता में, तो मतलब उसमें तो प्रकृति का भी भला हो रहा है, तो मतलब वैसे। हाँ ठीक है, तो संज्ञानशील व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति पेड़ लगा सकता है कि नहीं? लगा सकता है। और एक संवेदनशील व्यक्ति भी पेड़ लगा ही सकता है, और संवेदनहीन को भी कभी भाव आ जाए तो वो भी लगा ही सकता है। तो पेड़ लगाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है जिसके लिए कि कोई बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत है। मतलब ये सरकार ने फ्री में पौधा दे दिया, मैंने गड्ढा खोद के लगा दिया, इसमें क्या बात है? मेरे को कोई फल खाने की इच्छा थी, अपने घर में लगा दिया। मैं संवेदनहीन व्यक्ति भी पेड़ लगा सकता है। मतलब वैसे तो प्रकृति को दे ही रहे हैं ना, मतलब वापस वैसे देखा जाए। हाँ, इसमें दे वे क्या रहे हैं? पूरी प्रकृति में जितने पेड़ हैं, और आप कितने पेड़ लगा लोगे? बहुत छोटी सीमा है। हाँ, सारी धरती के लोग ही पेड़ लगाने लगे तो अलग बात है। और सर एक मतलब सुना भी है कि जब प्रेम, मतलब प्रेम की परिभाषा क्या है वो सुननी थी, क्योंकि लोग कहते हैं जब प्रेम होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, जब प्रेम नहीं होता है तो मतलब मन दुखी रहता है। तो हाँ। मतलब प्रेम क्या है वो थोड़ा विस्तार से बताएंगे। और एक और भी सवाल था कि जो महापुरुष है और जो नॉर्मल व्यक्ति है, दोनों में फर्क क्या होता है? मतलब सॉफ्टवेयर का ही फर्क होगा तो वो मतलब। भ्रमित व्यक्ति का प्रेम किसी एक आदमी से होता है जिसका कि भ्रम जल्दी टूट जाता है। जागृत व्यक्ति वो है जिसको सबसे प्रेम होता है और जो हमेशा बना रहता है। उसे महापुरुष कहेंगे। इसका इतना ही मतलब है। हाँ जी। एक से प्रेम है तो उसका मतलब लोचा है, इसको लोचा बोलते हैं। जी, मुझे लगता है जो पॉइंट अभी तक आया नहीं वो एक है कि शरीर जो है वो इंद्रियों और ऐश्वर्यों के लिए, और जबकि जो मन है वो फील करते हैं, मतलब भाव और सुख के साथ। हाँ, तो इंद्रियों को फील करने वाला मैं ही हूँ। हाँ, शरीर कुछ नहीं कर रहा है। हाँ जी। और जो हम मन से शरीर चला सकते लेकिन शरीर से मन नहीं चला सकते। भ्रमित मानव में शरीर मन को चलाता है, जागृत मानव में मन शरीर को चलाता है। जरूर जी। हाँ, ये कुछ पॉइंट है। और एक कि शरीर जो है वो सुविधाओं से चलता है, मन जो है सुख से चलता है। ये ठीक सर। अभी तो भ्रमित मानव का मन भी सुविधा से चलता है। बढ़िया। सर,
एक ये भी हो सकता है कि ये इंडिविजुअल है, वो यूनिवर्सल है। हाँ, ये कल बात आई थी कि शरीर हम सबका अलग अलग है, उसकी शक्लें अलग अलग हैं हमारी, लेकिन वो यूनिवर्सल है। और सर एक और ये कि ये टेंजिबल है, वो इंटेंजिबल है। ठीक है, वो जड़ है, वो चैतन्य है। सर एक और ऐसा हो सकता है आपको थोड़ी मतलब हल्की बात आप जो कहते हैं वो लगे कि इसका बर्थडे 365 दिन में ही मना सकते हैं, इसका हर दिन मना सकते हैं। हाँ, इसलिए आप देखेंगे कि महापुरुषों का जन्मदिन ज्ञान जिस दिन हुआ, जैसा वो मानते हैं, ज्ञान के दिन को जन्मदिन मानते हैं जी। इसलिए भारत में एक शब्द यूज होता है द्विज जी। द्विज का मतलब है कि एक जन्म शरीर का होता है जो माँ बाप से होता है, दूसरा जन्म मेरा होता है जो ज्ञान पूर्वक होता है जी। हाँ जी सर, ये जो भाव है, भाव से हम हमारे संबंध सुधार सकते हैं, बट भौतिक आवश्यकताओं से हमारे संबंध नहीं सुधारे जा सकते हैं। और शरीर की इम्पोर्टेंस स्वास्थ्य होता है और मन की इम्पोर्टेंस सुख होता है। शरीर की इम्पोर्टेंस स्वास्थ्य, जीवन जागृति के लिए उसका सदुपयोग होना है। स्वस्थ रह के करना क्या है ये तय नहीं हुआ। तो स्वस्थ रहने का एक पर्पस ये भी है कि भोग करना है, इसके लिए स्वस्थ रहना है। तो स्वस्थ रहने का अपने आप में कोई पर्पस नहीं है। स्वस्थ क्यों रहना है ये क्लियरिटी आने की जरूरत है। आप बीमार रह के जागृति को पा गए ज़्यादा अच्छा है, स्वस्थ रह के टाइम पास करके निकल गए कोई मतलब नहीं। तो स्वस्थ रहने का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। स्वस्थ शरीर का क्या किया, इम्पोर्टेंस इस बात की है। और भौतिक आवश्यकताओं से हम केवल द्वेष को पा सकते हैं, जबकि भाव से हम सम्मान को पा सकते हैं। भौतिक आवश्यकताएं किसी द्वेष का कारण नहीं है। मेरी भ्रमित मानसिकता ही द्वेष का कारण है। चलो खत्म हो गया। हेलो, अब लास्ट। हाँ, शरीर कर्म कार्य करता है, मन शरीर कर्म कोई करता है। कार्य नहीं करता है। शरीर के माध्यम से मैं कार्य करता हूँ। शरीर कार्य करने का माध्यम है। शरीर व्यवहार करने का माध्यम है, साधन है। करने वाला मैं हूँ। ये इसको बनाए रखें। तो एक क्वेश्चन है कि कर्म और में क्या डिफरेंस है? कर्म और कार्य में क्या डिफरेंस है? कर्म और कार्य, कर्म, आपका माइक बंद कर दो। कर्म शब्द को हम विचार के लेवल पे भी यूज करते हैं और कार्य के लेवल पे भी यूज करते हैं। तब पता चलेगा कि कर्म को हम कहाँ यूज कर रहे हैं। तो उस सेंस में कह रहे हैं कि कार्य की कल परिभाषा हमने किया, जो मैं प्रकृति के साथ करता हूँ सुविधा पाने के लिए, उसका नाम कार्य है। उसके लिए मैं शरीर का उपयोग करता हूँ। जो मैं मानव के साथ में व्यवहार करता हूँ उसके लिए भी शरीर का उपयोग करता हूँ। जो मैं विचार को आपके साथ व्यक्त करता हूँ इसके लिए भी शरीर का उपयोग करता हूँ। लेकिन शरीर विचार नहीं करता। शरीर कर्ता भाव, दृष्टा कर्ता भोक्ता। दृष्टा देखने वाला, कर्ता करने वाला, दृष्टा कर्ता और सुख दुख को भोगने वाला भोक्ता। दृष्टा कर्ता भोक्ता मैं हूँ, जीवन है। इसका नाम बदल देते हैं क्योंकि ये मन में, और जैसे अभी इन्होंने कहा कि योग दर्शन में मन को जड़ कहा है, तो मन की एक अलग कंडीशनिंग है, आत्मा बोलने से एक अलग कंडीशनिंग है, मैं बोलने से अहंकार है। इसलिए ये तीनों नाम कंफ्यूज करते हैं। तो मैं जीना चाहता हूँ कि मरना चाहता हूँ? मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए मेरा नाम जीवन है। इसलिए शिविर का नाम जीवन विद्या शिविर है। जीवन शरीर को चलाता है। जीवन अभौतिक वस्तु है। जीवन माँ बाप से बनी हुई वस्तु नहीं है। शरीर माँ बाप से बनी हुई कोई चीज़ है। एक वास्तविकता जो स्वयं में कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, उसको समझेंगे, लेकिन शरीर से अलग है। चलो भैया, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सब कुछ मैं ही कर रहा है,
हाँ फील भी मैं कर रहा हूँ, इच्छाएं भी मैं कर रहा हाँ। हूँ, तो फिर शरीर मन को कैसा चला सकता है? सब कुछ मन ही कर रहा है, जिसको अभी जीवन कहा। तो शरीर इज जस्ट अ टूल, हाँ उसके अंदर बिल्कुल। कुछ है ही नहीं, तो वो अभी कैसे? अभी बताता हूँ, बैठिए बैठिए। भैया शरीर थकता है या मन थकता है? हाँ ये भी अच्छा है। देखो 2 मिनट बाद आपकी बात को लेता हूँ। हम लोगों को शरीर का थकना स्वीकार है कि मन का थकना स्वीकार है? शरीर का थकना स्वीकार है। तो शरीर का थकना स्वाभाविक घटना है, क्योंकि शरीर भौतिक रासायनिक क्रिया से मिलके बना है। जैसे डीजल इंजन 8 घंटे चलता है, उसको 24 घंटे नहीं चला सकते, ऐसे ही शरीर की भी एक स्थिति है। तो जड़ संसार अपने आप में परिवर्तनशील है, इसलिए उसमें थकान आएगा, वियर एंड टियर होगा। ये शरीर का गुण है। मानसिक थकान क्या चीज है? मानसिक थकान कब होती है? तनाव आता है तब। है तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, कंफ्यूजन होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है, भूतकाल की पीड़ा होती है, विरोध होता है, चिंता होती है। इसका मतलब है समाधान का ना होना ही मानसिक थकान है। और समाधानित होने के बाद आजीवन कोई थकान नहीं है। समाधान का ना होना ही मानसिक थकान है। यदि पूर्ण समाधान उपलब्ध हो गया, उसके बाद हजारों अनंत काल तक कोई थकान जीवन में नहीं है। इसी का सूत्र है, सारा श्रम विश्राम के लिए है। समस्त श्रम विश्राम के लिए है। विश्राम का मतलब समाधान है, समाधान का मतलब सुख की निरंतरता है। तो मानसिक श्रम, फिर मानसिक श्रम कुछ होता है? जब मानसिक थकान नहीं है तो मानसिक श्रम भी नहीं है। क्योंकि मानसिक स्थिति कैसी है? सीमित है कि असीमित है? असीमित में से कुछ भी माइनस किया तो क्या निकला? असीमित ही निकला। इसलिए मानसिक श्रम जैसा कुछ होता ही नहीं। मैं सुबह से शाम तक मानसिक श्रम करता हूं, इसमें कोई थकान नहीं है। थोड़ी सी टांग शाम को बोलती है, इसलिए बीच बीच में एक डिफरेंस और बता देता हूँ। हाँ जी, जो अभी नहीं बताया गया है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। शरीर के लिए मेरा शब्द आता है, शरीर के लिए मेरा शब्द आता है, और जीवन के लिए मैं शब्द आता है। बहुत बढ़िया। तो मेरा हाथ, मेरा सर, मेरी गर्दन, मेरी छाती, मेरा पेट, मेरी टांगें, तो मैं कहाँ हूँ? मेरा सर, इसका मतलब सर मैं नहीं हूँ। मेरे हाथ पैर, इसका मतलब हाथ पैर मैं नहीं हूँ। मेरा पेट और छाती, इसका मतलब पेट और छाती मैं नहीं हूँ। तो मैं कहाँ हूँ? तो शरीर है, इसको कौन पहचानता है? मैं पहचानता हूँ। शरीर मेल है कि फीमेल है, इसको कौन पहचानता है? मैं पहचानता हूँ। शरीर स्वस्थ है कि बीमार है, इसको कौन पहचानता है? मैं पहचानता हूँ। अब शरीर मरने वाला है, इसको कौन पहचानता हूँ? मैं पहचानता हूँ। पुरानी तमाम घटनाएं मिलती हैं। सामान्य घरों में सामान्य लोगों ने कहा, भाई अब जाने वाला हूँ, सबको बुला लो। आजकल नेचुरल डेथ नहीं होती है। पहले ऐसी घटनाएं आम थीं कि घर के बुजुर्ग बोल दिया करते थे, भी बुला लो, अब जाने का समय आ गया है। ठीक? तो ये कौन पहचानता है कि अब शरीर जाने वाला है? मैं ही पहचानता हूँ। इसका मतलब है मैं और मेरा, इसको डिफरेंशिएट कर पाना का नाम जागृति है, का नाम अवेयरनेस है ना? हेलो। मैं का मतलब जीवन। मैं जीवन हूँ, इस शरीर को चलाता हूँ। शरीर मेल है कि मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ? अब तुम लोग बैठ जाओ, अब मैं ही बोलूँगा। क्वेश्चन है तो बोलो। 1 मिनट। हेलो। माइक ले लो। हाँ,
जैसे मन की बात कर रहे हैं हम, हाँ। तो एक दुविधा है, मन, मस्तिष्क और दिल की बात अक्सर करते हैं। दिल को एक बार साइड रख सकते हैं, तो मस्तिष्क और मन एक ही है, या मस्तिष्क और मानसिक श्रम की जैसे बात करें तो मस्तिष्क को एक लेवल पर अलग कर सकते हैं? गई भैंस पानी में, बहुत कंफ्यूजन। अभी के लिए इतना ही, बैठो। अभी के लिए इतना ही कि मस्तिष्क शरीर का हिस्सा है और ट्रक का चक्का ऊपर से निकल जाए तो उसकी चटनी बन जाती है। समझ में आया? ये देखो, इसमें भी वापस बोलता है, वापस बोलो। मस्तिष्क शरीर का हिस्सा है, कोशिकाओं से बनी हुई रचना है। ट्रक का चक्का इसके ऊपर से निकल जाए तो इसका चटनी बन जाता है। समझ में आ गया? मन शरीर का हिस्सा नहीं है, कोशिकाओं से बनी हुई चीज नहीं है। मन जीवन का एक पार्ट है। जीवन का मतलब है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का जो संयुक्त रूप है, जो कभी अलग नहीं होता। मन आत्मा से कभी अलग नहीं होता, विचार आत्मा से कभी अलग नहीं होता, ये सब एक साथ ही रहता है। इसको एक साथ नाम दिया जीवन। शरीर माँ बाप के संयोग से बनता है, मेल या फीमेल होता है। मैं जैसे अस्तित्व में कितने प्रकार के परमाणु कितनी संख्या में हैं? बहुत सारे हैं। उसी प्रकार मैं भी नेचर में बनी हुई कोई रियलिटी हूँ, कोई वास्तविकता हूँ, माँ बाप से बनी हुई रचना नहीं हूँ। तो मेरा होना अस्तित्व सहज घटना है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के परमाणु अस्तित्व में उपलब्ध हैं, उसी प्रकार ये जीवन नाम की वास्तविकता भी अस्तित्व में उपलब्ध है। गर्भ काल में जब लगभग 4.5 महीने का शरीर हो जाता है और उसमें मस्तिष्क विकसित हो जाता है, तो कोई जीवन उसको चलाने लगता है। जिस क्षण से गर्भ में बच्चा हाथ पैर मारने लगता है, उसी क्षण से किसी जीवन ने उसको चलाना शुरू किया है, क्योंकि ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चलती है। तो मैं इस शरीर का ड्राइवर हूँ या मैं इस शरीर को चलाता हूँ। मेरा होना अस्तित्व सहज घटना है, शरीर का होना माँ बाप से घटी घटना है। इसलिए माँ बाप का रंग रूप रोग बच्चे में आता है, माँ बाप का आचरण बच्चे में जेनेटिकली नहीं आता है। गर्भ काल में प्रभावित हुआ, बाहर आने के बाद प्रभावित हुआ, तो माँ बाप के किसी आचरण को वो परस्परता में स्वीकारता है, साथ रहने की वजह से स्वीकारता है। आचरण जेनेटिक्स नहीं है। बढ़िया। हाँ जी साहब, एक डिफरेंस और रह गया है, बता दूं। बोलिए। मन जो है वो शरीर तो यहीं रहेगा, मन जो है दूर दूर तक दिल्ली बम्बई जहाँ मर जाए घूम के वापस आ जाएगा 1 सेकंड में। इसकी गति जो है असीम है, असीम है। शरीर जो है वो एक देशी, वो नहीं जा सकता इस तरह। बढ़िया बढ़िया। तो शरीर का गति सीमित है, मन का गति, जीवन का गति असीमित है, ऐसा हमारा ध्यान गया। हाँ जी सर। नमस्ते सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मस्तिष्क यानी कि इंटेलेक्ट यानी कि एक तरह से अभी से ऐसा करो, अभी मैं बात को पूरी कर लूँ, पहले सुन लो, क्वेश्चन को लिख के रख लो। नहीं, बात समझ में आ गई थी, बस ये थोड़ा सा एक था जो जस्ट पूछ लेता हूँ मैं कि मस्तिष्क यानी इंटेलेक्ट यानी मेमोरी यानी कि अभी नहीं है। मेमोरी जीवन में होता है। अभी थोड़ा सा अपन आगे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को लिख लो। पहले मैं जहाँ चल रहे हैं उसको पूरा कर दूँ, ये ब्रेक करवाने आ गए। सर एक और था कि सर एक और क्वेश्चन है सर कि पहले गाड़ी बनी फिर ड्राइवर आया। हाँ, ये माइक क्यों नॉइज कर रहा है? हाँ सर, पहले गाड़ी बनी, गाड़ी गैराज में आई, फिर ड्राइवर चलाने आ गया। ठीक। और जब कब चलाने आ गया? जब उसमें ब्रेन विकसित हो गया, क्योंकि जब भी ड्राइवर गाड़ी चलाएगा ब्रेन के थ्रू चलाएगा। इसको चर्चा करेंगे। ठीक। लमिया जी का क्वेश्चन अभी शेष है, तो इसको पूरा कर लेते हैं। मेरे को ब्रेक के लिए इशारा किया क्या? आए करके नहीं गए,
आए और चले गए है, आना ही इशारा है ऐसा। हाँ 2 मिनट बात कर लेते हैं फिर चलते हैं। देखिए ये पेन दिख रहा है, आंख से पेन दिख रहा है कि नहीं? हाथ उठाओ, देखो। कम से कम आप लोगों को 4 शिविर प्राइमरी लगेंगे, 5वां लग जाए तो कोई बुरा नहीं है ना। इसी पेन को किसी आदिवासी इलाके में जाके दिखाऊंगा तो वो क्या बोलेगा? आंख उसकी ठीक है कि नहीं है? है। उसको ये पेन दिखाई देगा? तो पेन आंख से दिखाई देता है, तो आपको दिखाई दिया वो आंख से? आंख से डंडा भी नहीं दिखाई देता है, आंख से कुछ नहीं दिखाई देता है, आंख के द्वारा भी नहीं दिखाई देता है। देखो देखो, आप घर में कोई सामान ढूंढने जाते हो, आप घर में कोई सामान ढूंढने जाते हो, जब तक वहां पहुंचे तब तक कुछ और सोचने लगे और ये भूल गए कि क्या लेने आया था। आंख खुली रहती है कि नहीं? सामान सामने रहता है कि नहीं? दिखता है क्या? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि देखने वाला कहीं और है। जब किसी को कुछ दिखाई नहीं देता तो क्या बोलते हैं? आंख फाड़ के देखो। क्या बोलते हैं? ध्यान से देखो। इसका मतलब आंख देखती है कि ध्यान देखता है? ध्यान, चल नहीं पाते, टांग ठीक से रखो, ऐसा बोलते हैं। ध्यान से चलो, ऐसा बोलते हैं। तो ध्यान से चलो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से खाओ, ध्यान से जियो। ना आँख से सुनता है, ना कान से सुनता है, ना आँख से दुखता है, ना जीभ से स्वाद आता है। मैं ध्यान होता है तो आता है। मरे हुए आदमी की आँख निकाल के जिंदा आदमी में लगा देते हैं, वही आँख देखने लगती है। तो इसका मतलब आँख तो सही थी, देखने वाला गायब था। ठीक। खाना खाते समय बहुत चिंता में हैं और चिंता में ही खाना खा गए और यही पता नहीं चला कि नमक था कि नहीं था। ऐसा हो जाता है। इसका मतलब है ना जीभ से स्वाद का पता चलता है, जब मैं जीभ के साथ जुड़ता हूँ तब जीभ का स्वाद पता चलता है। तो यदि मैं उपलब्ध नहीं हूँ तो कोई इंद्रिय काम नहीं करती है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।